अस्सलाम वालेकुम, कैसे मिजाज हैं आप सब लोगों के। तो हम लोग क्लास शुरू करते हैं क्योंकि आज जुमे का दिन है। अब जुम्मे के दिन हमारी जो क्लास होती है वो उसकी टाइमिंग कम होती है। ठीक है, और ठीक है। अच्छा, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन आ रहे हैं, फटाफट से इनका रिप्लाई कर दूँ ताकि इसको क्वेश्चन बार को बंद किया जा सके। फिर तरह एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है, उसको मैं ज़रा एक्सप्लेन कर दूंगा डिटेल में, क्योंकि फाइवर के ऊपर कुछ अरसे से, कोई 3-4 महीने से एक एरर आ रहा था जिसकी वजह से हम लोग अपने गिग का स्टैट्स नहीं देख सकते थे। तो मैं आपको उसके बारे में भी बता दूंगा कि गिग का जो स्टैट्स है उसको कैसे देखते हैं, उसका मतलब क्या होता है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे पहला क्वेश्चन आया हुआ है महीन बलोच का आया हुआ है। तो ये जो आपका क्वेश्चन है कि ये तो बेसिक। अच्छा, यहाँ पे हीरा मुनीब का क्वेश्चन आया हुआ है। जब आपने कोई इमेज अपलोड करते हैं तो डेफिनेटली शटर स्टॉक आपसे पूछता है कि इक्विपमेंट का मतलब है कि आपने पिक्चर किस कैमरे से ली है। ठीक है, स्टाइल क्या है इसका, तो आपने पिक्चर को वहाँ पे डिस्क्राइब करना है। इक्विपमेंट को उर्दू में क्या कहते हैं, बेसिक सी काम होता है, याद नहीं आ रहा मेरे जहन में। बहरहाल इक्विपमेंट मतलब होता है कि आप, वो आपसे पूछ रहे हैं कि आपने जो पिक्चर सबमिट करवा रहे हो ये क्या कहते हैं, किस कैमरे से आपने ली हुई है। स्टाइल का मतलब है कि पिक्चर का क्या, किस टाइप की पिक्चर है। ठीक है, इस तरह की चीज़ें आ रही होती हैं सर। और हाशिम बलोच, चलें सर इसके आंसर मैं बाद में देता हूँ क्योंकि मुझे नहीं लगता है स्टूडेंट यहाँ पे ऑनलाइन भी हैं। अच्छा, यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा हुआ है, मेरे ख्याल से किसने पूछा हुआ है, फाइवर के स्टैट्स के बारे में पूछा हुआ है। ठीक है, आप लोग अभी तक अपने गिग वाले पेज पे जाते हो, मैनेज गिग पे ऊपर जाते हो फाइवर के ऊपर, तो आप लोगों को आमतौर पे वहाँ पे लिखा आता है कि फाइवर के स्टैट्स अवेलेबल नहीं है, फाइवर जो इसके ऊपर काम कर रहा है। तो फाइवर ने आई थिंक फाइनली जो है उनके स्टैट्स जो हैं वो अवेलेबल हो गए हैं। तो मैं आपको थोड़ा सा उसके बारे में बता देता हूँ कि आप इसको किस तरह से रीड कर सकते हैं, उसका मकसद क्या होता है, और आप इसको किस तरह से फ्यूचर में इम्प्रूव कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये वाला पेज है। ठीक है, ये लोड हो जाए तो मैं आपको उसके बारे में बताता हूँ। आप में से कितने लोगों को ये नज़र आना शुरू हुए फाइवर के ऊपर जो स्टैट्स है इस तरह से, कि कितने इंप्रेशंस आ रहे हैं, कितने क्लिक्स आ रहे हैं, कितने ऑर्डर्स आ रहे हैं, किसी को नज़र आया है? सबको शो होने लग गए हैं, सिर्फ एक दो को नज़र आना शुरू हुए ये चीज़ें? ज़रा ये बताएं, क्या सबको शो होना शुरू हो गए हैं या किसी किसी को आना शुरू है? आप लोग फाइवर के टॉप के ऊपर लिखा होता है ना मैनेज योर गिग्स, वहाँ पे जाएंगे ना तो आपको ये वाली ऑप्शन वहाँ पे नज़र आएगी, जहाँ पे आपको आपके सारे गिग के नज़र आ रहे होते हैं। उसके आगे आपको इसके बारे में लिखा होगा कि इसके इम्प्रेशन कितने आए हैं, कितने क्लिक्स आए हैं। ठीक है, इस तरह की आपको वहाँ पे इंफॉर्मेशन नज़र आएगी। तो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि इसका मकसद क्या होता है और इससे आप लोग किस तरह से हेल्प ले सकते हो अपने गिग को इम्प्रूव करने में। ठीक है, चलें, जिनको नज़र आ रहे हैं वो आइडिया ले लें और जिनको नज़र नहीं आ रहे तो उनको भी आइडिया हो जाना चाहिए ताकि वो फ्यूचर में इन चीज़ों को यूज़ कर सकें। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले लिखा हुआ है इम्प्रेशन। इम्प्रेशन का मतलब ये है, अगर लिखा है ना कि इस गिग को इतने इम्प्रेशन मिले, इसका मतलब ये है कि लोगों ने इनके गिग से रिलेटेड कीवर्ड सर्च किया। फॉर एग्जांपल इन्होंने लिखा हुआ है एफिलिएट मार्केटिंग। ठीक है, जो बायर है उसने क्या किया, उसने सर्च बार में लिखा एफिलिएट मार्केटिंग, तो फाइवर ने इनका गिग जो है वो 253 टाइम्स शो करवाया। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे बताता हूँ, एक बंदा फाइवर के ऊपर गया। ठीक है, आमतौर पे बायर्स ही होते हैं। ठीक है, उसने क्या किया, फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखा आर्टिकल, ठीक है, जरा लोड हो जाए तो मैं आपको करके दिखा। इसने किसने लिखा है यहाँ पर, आर्टिकल राइटिंग। ठीक है, जैसे ही किसी ने यहाँ पे आर्टिकल राइटिंग लिखा तो उसको यहाँ पे कितने गिग नजर आ रहे हैं सामने,
टॉप के ऊपर, उसको 3 गिग नजर आ रहे हैं, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है, इन 3 को एक एक इंप्रेशन मिल गया। ये बात समझ आ गई है, ठीक है। तो ये जो इंप्रेशन लिखा है ना, इसका मतलब है कि जो फाइवर ने इनके गिग को 250 टाइम्स टाइम लोगों के सर्च रिजल्ट के अंदर शो करवाया, ठीक है। अब जैसे मैं स्क्रॉल डाउन करूंगा तो मुझे मजीद 3 गिग नजर आ रहे हैं, तो इन 3 गिग्स को भी फिर क्या चीज मिल जाएगी, इंप्रेशन मिल जाएगी, ठीक है। तो सर्च रिजल्ट के अंदर जब आपके गिग को कोई बायर या क्लाइंट देखता है सर्च करते हुए, तो उससे आपका क्या इंक्रीज हो जाता है, उससे आपका इंप्रेशन इंक्रीज हो जाता है। ये बात समझ आ गई सब लोगों की, इंप्रेशन क्या चीज होती है। इसी तरह अगर मैं स्क्रॉल डाउन करूंगा तो मुझे ये 3 मजीद गिग नजर आ रहे हैं, तो इसका क्या मतलब है, इन तीनों के गिग के अंदर जो है इंप्रेशन वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो फाइवर आपको यहाँ पे ये बता रहा है कि हमने आपके गिग को कितनी कितनी दफा शो करवाया, लेकिन यानी कि लोगों ने आपके गिग से रिलेटेड कीवर्ड को सर्च किया और वहां पर आपका गिग कितनी दफा लोगों को शो हुआ। इंप्रेशन की समझ आ गई सब लोगों को। नेक्स्ट लिखा हुआ है क्लिक। क्लिक से मुराद है फॉर एग्जांपल मुझे ये 3 गिग नजर आ रहे हैं, जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा, ठीक है, मैं कहाँ पे चला जाऊंगा, इस बंदे के इस गिग के ऊपर चला जाऊंगा। तो फाइवर कह रहा है कि हमने आपके गिग को 253 टाइम्स शो करवाया, जिसमें से सिर्फ 10 लोगों ने क्लिक किया, यानी कि कितने परसेंट लोगों ने किया, 10 डिवाइडेड बाय 253 मल्टीप्लाई बाय, यानी कि हार्डली 4% लोगों ने क्या किया, उसके ऊपर क्लिक किया। तो कोई मुझे बताएगा कि इस क्लिक रेट को कैसे इंप्रूव करेंगे। फाइवर ने तो अपना पूरा काम किया है ना, फाइवर ने ईमानदारी से आपके गिग को, फॉर एग्जांपल हम लोग इसको डिस्कस कर लेते हैं, 266 टाइम आपके गिग को क्या किया है, प्रॉपरली शेयर लोगों को दिखाया। लोगों ने सर्च किया आपके गिग से रिलेटेड कीवर्ड, वहाँ पे फाइवर ने आपके गिग को टॉप पर दिखाया, कहीं पर दिखाया, तो कितने लोगों ने आपके गिग को देखा, फॉर एग्जांपल 266 लोगों ने आपके गिग को देखा, लेकिन उसमें से सिर्फ 6 लोगों ने उसके ऊपर क्लिक किया, यानी कि 260 लोग ऐसे थे, उन्हें आपका गिग यहाँ नजर तो आया लेकिन उन्होंने आपके गिग के ऊपर क्लिक नहीं किया, ठीक है। यानी कि फॉर एग्जांपल ये वाला गिग आपका है लेकिन किसी ने आपके गिग के ऊपर क्लिक नहीं किया, सिर्फ 266 लोगों में से सिर्फ 6 लोगों ने किया। तो कोई मुझे बताएगा इसको किस तरह से इम्प्रूव कर सकते हैं। इसका मतलब डेफिनेटली सही जवाब आया है हमारे पास, गजनफर अब्बास अथर ने बताया। इसका मतलब ये है कि आपका गिग जब यहाँ पे नजर आ रहा था ना, तो उसको बंदे को आपका इमेज इतना अट्रैक्टिव ही नहीं लगा कि वो इसके ऊपर क्लिक करता, ठीक है। इसलिए मैं बार बार आपके गिग को जब देखता हूँ तो मैं हर दफा बार बार ये कहता हूँ कि गिग का इमेज अच्छा बना लें, गिग का इमेज अच्छा बना लें। जब तक गिग का इमेज ही अच्छा नहीं होगा, गिग का टाइटल ही अच्छा नहीं होगा, तो कोई भी बंदा आपके गिग के ऊपर क्लिक नहीं करेगा। ये बात समझ आ गई है। ये बार बार मैं बात क्यों करता था, वो इसलिए करता था कि फाइवर तो पूरी कोशिश कर रहा है ना कि आपको ऑर्डर मिले। फाइवर क्या कर रहा है, आपको बाय रिक्वेस्ट भी दिखा रहा है, फाइवर आपके गिग को लोगों तक पहुंचा भी रहा है, ठीक है। 266 मुख्तलिफ लोगों तक उसने उसको पहुंचाया है, लेकिन फाइवर मैक्सिमम सिर्फ यही कर सकता है ना, फाइवर लोगों को गन पॉइंट के ऊपर ये तो नहीं कह सकता कि इस बंदे को ऑर्डर करो, ठीक है। फाइवर ने अपना काम दयानतदारी के साथ मुकम्मल तौर पर किया, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्लिक फिर क्यों कम आ रहा है, क्योंकि आपने अपने गिग का इमेज ऐसा नहीं बनाया हुआ था कि एक बंदा उसके ऊपर क्लिक करता, ठीक है। या ऐसा भी हो सकता है कि आपने इमेज ठीक बनाया हो लेकिन आपका टाइटल ही इतना कंफ्यूजिंग था कि उस बंदे को समझ ही नहीं आई कि आखिर सेल क्या कह रहा है, ठीक है। तो उसने क्या किया, उसने आपके गिग को मुकम्मल तौर पर इग्नोर किया और जो दूसरे गिग आ रहे थे उसके ऊपर लोगों को ऑर्डर कर दिया। इसका मतलब है जब 266 लोग सर्च कर रहे हैं तो डेफिनेटली 266 लोगों को वहां पर ऑर्डर गए हैं, ठीक है। जो 266 लोगों ने सर्च किया तो डेफिनेटली वो सर्विस सर्च कर रहे थे ना, आप वाली सर्विस वो सर्च कर रहे थे, तो उन्होंने क्या किया, उन लोगों ने जाकर ऑर्डर किया, लेकिन उसमें से किसी ने आपको ऑर्डर नहीं किया। क्यों नहीं किया ऑर्डर, क्योंकि आपका गिग ही इतना इम्प्रेसिव नहीं था कि वो उसके ऊपर जाकर क्लिक करता, ठीक है। बात समझ आ गई है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, मैंने आपको शायद पहले ही बताया था, जितना आप चाहते हैं ना कि हमें फाइवर के ऊपर ऑर्डर आए, फाइवर उससे ज़्यादा चाहता है कि आपको ऑर्डर आए। क्यों, क्योंकि जब आपको ऑर्डर आता है तो फाइवर की अर्निंग होती है। फाइवर के पास सिर्फ यही एक तरीका है कि जब आपकी अर्निंग होगी तो फाइवर की अर्निंग होगी। तो फाइवर आपसे ज़्यादा चाहता है कि आप लोगों को ऑर्डर आए, ठीक है। तो इसलिए फाइवर क्या कर रहा है, आपके गिग को प्रॉपरली सर्च रिजल्ट के अंदर लोगों तक पहुँचा रहा है, लेकिन वो डेफिनेटली इतना ही कर सकता है, वो लोगों को ज़बरदस्ती ये नहीं कह सकता कि फ़लाँ बंदे को ऑर्डर करो, ठीक है। तो उसके लिए आपको खुद से फिर आगे अपना इमेज और अपना टाइटल इतना अच्छा करना पड़ेगा कि लोग क्या करें, क्लिक करें। अब ये इतनी ख़राब परसेंटेज है, फॉर एग्जांपल 6 डिवाइडेड बाय
266 मल्टीप्लाई बाय 100, यानी कि हार्डली 2% लोग भी ऐसे नहीं थे कि जिन्हें आपका गिग जो है वो 2% बनता है। ये कौन है 20% वाला? मैट्रिक फेल किया हुआ है। ठीक है, सिर्फ 2% यानी कि लोगों ने आपके उसको क्लिक किया है। तो आपका इमेज का जो टाइटल है और आपका इमेज, आपके गिग का जो इमेज है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। सेम वही वाली बात है, आप यूट्यूब के ऊपर वीडियो सर्च करते हैं, डेफिनेटली आप हर वीडियो को तो ओपन नहीं करते, आप उसके टाइटल और उसके थंबनेल यानी कि उसकी पिक्चर की बेस के ऊपर आप वीडियो को क्लिक करते हैं। सेम वही वाली टेक्निक यहाँ पे लोग यूज़ कर रहे होते हैं कि अगर उनका आपका टाइटल और इमेज समझ ही नहीं आया तो वो क्यों आगे जाके जहमत करेंगे और आपके गिग की डिस्क्रिप्शन को पढ़ेंगे। ठीक है, बात समझ आ गई है? अब नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट ये है ऑर्डर। ऑर्डर का मतलब ये है कि 10 लोग आपके गिग तक तो आए, ठीक है, यानी कि उन्हें कहीं ना कहीं आपके गिग का इमेज उनको भी सही लगा, टाइटल भी सही लगा, उन्हें कहीं ना कहीं आपके गिग की कुछ समझ आ गई। ठीक है, जैसे ही उन्होंने क्लिक किया, अच्छा 20% अच्छा ठीक है, जैसे उन्होंने क्या किया, उन्होंने आपके गिग के ऊपर क्लिक किया, 10 लोग ऐसे थे जो कि आपके गिग तक आए, उनका कहीं ना कहीं माइंड बन गया था कि मैं ये वाला गिग परचेज करूंगा। लेकिन ठीक फिर क्या हुआ, फिर उन्होंने आपके गिग की डिस्क्रिप्शन पढ़ी होगी। डेफिनेटली एक बंदा कोई भी चीज़ परचेज करता है तो पहले वो पढ़ता है कि मुझे इस गिग के अंदर क्या क्या मिलेगा। ठीक है, जैसे आप लोग ऑनलाइन प्रोडक्ट्स देखते हैं तो आप ऐसी आंखें बंद करके तो नहीं कुछ परचेज कर लेते, आप क्या करते हो, प्रॉपरली देखते हो कि प्रोडक्ट किस टाइप की है, किस चीज़ की बनी हुई है, क्या प्राइस है, उसके फीचर क्या है। ठीक है, इस तरह क्या हुआ, 10 लोग आपके गिग तक पहुंचे लेकिन किसी ने ऑर्डर नहीं किया। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि आपके गिग की जो डिस्क्रिप्शन थी वो इतनी कंफ्यूजिंग थी कि उनको समझ ही नहीं आई कि आप सेल क्या कर रहे हो। ठीक है, बात समझ आ गई है? यानी कि 253 लोगों को आपका गिग नज़र आया, उसमें से 10 लोग ऐसे थे जिन्हें लगा कि जो शायद आपके कस्टमर बन सकते थे क्योंकि उन्होंने आपके गिग के ऊपर क्लिक किया। ठीक है, लेकिन आगे जाके उन्होंने ऑर्डर क्यों प्लेस नहीं किया? उन्होंने इसलिए प्लेस नहीं किया क्योंकि उन्हें आपकी गिग की डिस्क्रिप्शन उन्हें समझ ही नहीं आया कि आखिर आप सेल क्या कर रहे हो। तो इसलिए आपसे बार बार रिपीट करके कहता हूँ मैं कि अपने गिग का टाइटल इंप्रूव करें, अपने गिग का इमेज इंप्रूव करें, अपने जो गिग की डिस्क्रिप्शन है उसको सर से ना उतारें बल्कि उसके अंदर प्रॉपरली डिटेल में बताएं कि आखिर आप ऑफर क्या कर रहे हैं, उसके बेनिफिट क्या है, आपको क्यों हायर करना चाहिए, कितने दिन में आप डिलीवरी करके देंगे, वगैरह वगैरह। आप जब तक ये सब कुछ नहीं लिखेंगे तो लोग आपको ऑर्डर नहीं करेंगे। ठीक है, तो इस स्टैट से हमें क्या पता चलता है? स्टैट से हमें ये पता चलता है कि फाइवर ने पूरी कोशिश की कि आपको ऑर्डर मिले। ठीक है, लेकिन क्योंकि आपने आगे अपने गिग का इमेज इतना अच्छा नहीं बनाया हुआ था, टाइटल इतना अच्छा नहीं बनाया हुआ था, तो इसलिए किसी ने आपको ऑर्डर प्लेस नहीं किया, तो इसलिए आपका ऑर्डर रेट जो है वो 0% गया। ठीक है, बात समझ आ गई सब लोगों को? इस इंप्रेशन का क्या मकसद होता है? अच्छा, जो पुराना इंप्रेशन आता था ना उसके अंदर एक व्यू की भी ऑप्शन आती थी, मेरे ख्याल से उन्होंने ख़त्म कर दिया। तो जब उन्होंने एक चीज़ ख़त्म कर दी है तो डेफिनेटली उसको बताने का कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, तीनों चीज़ समझ आ गई है, इंप्रेशन, क्लिक्स एंड ऑर्डर्स का क्या मतलब है। ठीक है, तो आप इनको डेली बेसिस पे या वीकली बेसिस के ऊपर देखते रहें ताकि आपको पता चल जाए कि आपको अपने गिग का इमेज इंप्रूव करना है, टाइटल इंप्रूव करना है, या शायद आपको इमेज और टाइटल शायद ठीक है लेकिन हो सकता है कि आपको क्या इंप्रूव करना हो, अपने गिग की डिस्क्रिप्शन इंप्रूव करनी हो। ठीक है, तो इन चीज़ों को इंप्रूव करते जाएंगे तो आपको ऑर्डर मिलने के चांसेस जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा होते चले जाएंगे। ठीक है, और शायद आप, अगर आप में से यहाँ पे कोई बिजनेस का स्टूडेंट है तो आपको पता होगा कि एक बिजनेस सक्सेसफुल जब ही होता है जब वो बार बार अपने एनालिटिक्स को चेक कर रहा होता है। ठीक है, वो चेक कर रहा होता है कि हमें सेल क्यों नहीं हो रही, हमने तो अपनी मार्केटिंग पूरी की थी, कहाँ पे गलती हो गई। ठीक है, इसी तरह आप इसको अपनी एक प्रोडक्ट समझें और बार बार वीकली या रेगुलर बेसिस के ऊपर इस स्टैट को जाकर देखें और देखें कि आखिर क्या गलती हो रही है, कि मेरा गिग नज़र तो सबको आ रहा है लेकिन कोई मेरे गिग तक नहीं आ रहा है, क्या मुझे इमेज इंप्रूव करना है, क्या मुझे टाइटल इंप्रूव करना है। ऐसा भी हो सकता है कि 200 लोगों तक आपका गिग गया और 200 के 200 लोगों ने आपके गिग को ओपन किया लेकिन किसी ने ऑर्डर नहीं किया। तो इस सूरत में आपको फिर क्या करना पड़ेगा, अपने गिग की डिस्क्रिप्शन इंप्रूव करनी पड़ेगी कि लोगों को समझ नहीं आ रहा है कि मैं सेल क्या कर रहा हूँ, तो मुझे अपने गिग के डिस्क्रिप्शन के ऊपर मजीद काम करना पड़ेगा ताकि मुझे ऑर्डर मिले। ठीक है, तो आज का हमारा जो लेक्चर है, कहाँ पे गया? आज का हमारा लेक्चर है किस चीज़ के बारे में? हम आज का हमारा लेक्चर है पेमेंट मेथड्स इन पाकिस्तान फॉर फ्रीलांसर्स। ठीक है, यानी कि आप पाकिस्तान के अंदर अगर किसी के साथ डायरेक्ट ऑर्डर आपको मिल रहा है, ठीक है, फॉर एग्जांपल आपका कस्टमर यूके में बैठा हुआ है, यूएसए में बैठा हुआ है, ठीक है, या किसी गल्फ कंट्री में बैठा है, सऊदी अरेबिया में बैठा हुआ है, दुबई में बैठा हुआ है, तो आप उससे किस तरह से पैसे मंगवा सकते हैं। ठीक है, तो आज का हमारा लेक्चर इससे रिलेटेड है और काफ़ी इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट लेक्चर है
तो आपने इसको ज़रा ध्यान से सुनना है, ठीक है। यानी कि आप पैसे किस किस तरह से पाकिस्तान मंगवा सकते हो अगर आप फ्रीलांसिंग के जरिए काम फ्रीलांसिंग कर रहे हो, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास पेनियर्स की ऑप्शन मौजूद है, ठीक है। पेनियर्स का कार्ड आप सब लोगों ने अप्लाई किया हुआ है, कुछ लोगों को मिल गया है, कुछ लोगों को अभी तक नहीं मिला है। जिनको नहीं मिला है तो वो क्या कर सकते हैं, अपने पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस के ऊपर जाकर उसके बारे में पता कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि पेनियर्स जो है वो डेफिनेटली अगर आपने fiverr.com के थ्रू बनाया है तो आपको ये कार्ड फ्री ऑफ कॉस्ट मिला है। लेकिन अगर आप payoneers.com के ऊपर जाकर अकाउंट क्रिएट करते हो तो आपको इसके पैसे चार्ज करते हैं, वो $25 चार्ज करते हैं। वो आपको जब तक कार्ड नहीं भेजते हैं जब तक आपके अकाउंट के अंदर $25 ना आ जाए, ठीक है। लेकिन उन्होंने आपको कार्ड इसलिए भेज दिया क्योंकि आप लोगों ने फाइवर के थ्रू पे किया था। पेनियर्स क्या करता है, पेनियर्स के ऊपर जब आप अकाउंट क्रिएट करते हो तो पेनियर्स आपके नाम पे एक अकाउंट ओपन कर देता है बैंक ऑफ अमेरिका में, ठीक है। यानी कि आपका एक बैंक अकाउंट ओपन हो जाता है अमेरिका के अंदर और फिर आप उसको क्या कर सकते हो, ऑनलाइन ऑपरेट कर सकते हो पाकिस्तान में रहते हुए। और उसको पैसे विड्रॉ करने के लिए वो क्या कर देता है, आपको मास्टर कार्ड यानी कि एटीएम कार्ड जो है वो सेंड कर देता है। और एटीएम कार्ड जो होता है वो उनका मास्टर कार्ड होता है, यानी कि आप उसे दुनिया में कहीं भी किसी भी एटीएम पे यूज़ कर सकते हो, कहीं शॉपिंग कर रहे हो वहाँ पर यूज़ कर सकते हो, यानी आप उस कार्ड को कहीं पर भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे तरीका लिखा हुआ है कि पेनियर्स कार्ड पे किस तरह से अप्लाई करना है। आप सब लोगों ने अप्लाई किया हो तो डेफिनेटली हम इस चीज़ को नहीं डिस्कस करेंगे, लेकिन मैं आपके साथ यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें पेनियर्स कार्ड से रिलेटेड वो बता देता हूँ ताकि आपके जहन में रहे कि फ्यूचर के अंदर जब आप काम कर रहे हैं या आपके पास पैसे आ रहे हैं आप इसको किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। पेनियर्स कार्ड जो है वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिला है, लेकिन क्योंकि पेनियर्स कार्ड जो है वो एक बैंक के साथ अटैच है तो डेफिनेटली वो आपसे कुछ ना कुछ क्या कहते हैं चार्जेस जो है वो ज़रूर चार्ज करेंगे, ठीक है। इवन अगर आप पाकिस्तान के अंदर भी कोई बैंक अकाउंट ओपन करवाते हो तो डेफिनेटली वो आपसे कुछ ना कुछ पैसे जो है वो चार्ज कर रहे होते हैं, ठीक है। इवन अगर आप एटीएम में भी क्या कहते हैं विड्रॉ करवाते हो तो वो हर ट्रांजैक्शन के आमतौर पे 10 रुपए ले रहे होते हैं, ठीक है। तो क्योंकि पेनियर्स ने भी कुछ ना कुछ पैसे अर्न करने हैं, क्योंकि आप लोगों ने फाइवर के थ्रू अकाउंट क्रिएट किया है तो पेनियर्स क्या करेगा, आपसे डेफिनेटली जो उनके ईयरली कॉस्ट होती है वो तो चार्ज नहीं करेगा। लेकिन पेनियर्स की एक शर्त है, पेनियर्स कहता है अगर आपने फाइवर के थ्रू बनाया है तो आपको क्या करना पड़ेगा, हर मंथ कोई ना कोई ट्रांजैक्शन करनी पड़ेगी, ठीक है। अगर आपने किसी मंथ ट्रांजैक्शन नहीं की तो वो क्या करेगा, आपके अकाउंट से फीस चार्ज कर लेगा। और जो मेरे ख्याल से कितनी होती है मुझे याद नहीं आ रही, मुझे चेक करनी पड़ेगी अपने अकाउंट में। वो फीस होती है, आई डोंट नो कितनी होती है, मुझे भी इस वक्त जहन में नहीं आ रहे। अगर मकसद बताने का ये है कि अगर आप अपने पायनियर्स के कार्ड के अंदर कोई ट्रांजैक्शन नहीं करेंगे तो पायनियर्स क्या करेगा, आपके अकाउंट से पर मंथ $2 या $3 जो है वो चार्ज करेगा, क्योंकि आपने अपने अकाउंट को एक्टिव नहीं किया। एक्टिव से मुराद है आप उसको यूज़ ही नहीं कर रहे हो, ठीक है। बात समझ आ गई है। अगेन से रिपीट करता हूँ कि पायनियर्स आपसे किसी भी किस्म की फ़ीस चार्ज नहीं करेगा। जैसे कि आप लोगों ने पढ़ा होगा कि अगर आप पायनियर्स के थ्रू अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं तो $25 चार्ज करता है, फिर वो हर साल आपसे $25 या $30 जो है वो चार्ज करता रहता है, क्योंकि उन्होंने आप अपने एटीएम के जो एक्सपेंसेस हैं वो पूरे करने होते हैं। लेकिन क्योंकि आप लोगों ने फाइवर से अकाउंट क्रिएट किया है तो फाइवर अब तो पायनियर्स ने आपकी तमाम किस्म की फ़ीस जो है वो हटाई हुई है, लेकिन उन्होंने एक नई फ़ीस रखी है। वो ये है कि अगर आपका अकाउंट इनएक्टिव है, इनएक्टिव से मुराद ये है कि आपके पास कार्ड आ गया, आपने कार्ड को एक्टिव कर लिया है लेकिन आप कार्ड को कहीं यूज़ नहीं कर रहे, यानी कि उसको ना उससे ना ही पैसे निकलवा रहे हो, ना ही उसको एटीएम कहीं पे कहीं यूज़ कर रहे हो, ना ही उससे कोई ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हो, तो पेनियर क्या करेगा, इनएक्टिव अकाउंट की फीस चार्ज करता है। वो आपसे तकरीबन हर मंथ $3 जो है वो डिडक्ट करता जाएगा। तो इसलिए आपको एक मशवरा ये है कि आप क्या करें, अपने पेनियर्स के अंदर सिर्फ उसी वक्त पैसे ट्रांसफ़र करवाएं जब आपने उसको विदड्रॉ करवाना, ठीक है। यानी कि फॉर एग्जांपल आपने 3 मंथ्स तक अपना पायनियर्स का कार्ड यूज़ नहीं किया है तो चौथे मंथ जब आप उसके अंदर पैसे डालेंगे तो पायनियर्स इंस्टेंटली पैसे नहीं काट देगा, बल्कि क्या करेगा, वो उस मंथ के सबसे आखिरी दिन जो है वो पैसे जो है वो डिडक्ट करेगा। तो आपने क्या करना है, जैसे पैसे ट्रांसफ़र करवाए पायनियर्स के अंदर, पायनियर्स से फिर आप उसको क्या कर सकते हो, अपने बैंक के अंदर ट्रांसफ़र करवा सकते हो या उसको जैज़ कैश में ट्रांसफ़र कर सकते हो, ठीक है। तो पेनियर्स के थ्रू आप कहाँ कहाँ ट्रांसफ़र कर सकते हो, पेनियर्स के थ्रू आप बैंक के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हो, ठीक है। आपने देखा होगा कि आपके पेनियर्स के अंदर ऑप्शन है, वहाँ पे आप अपने लोकल बैंक अकाउंट को अटैच कर सकते हो और वो
उससे आप क्या कर सकते हो, अपने पायनियर्स कार्ड से अपने बैंक अकाउंट के अंदर पैसे ट्रांसफर कर सकते हो, नंबर 1। नंबर 2, आप क्या कर सकते हो, पेनियर्स के जरिए अपने जैज़ कैश में भी पैसे ट्रांसफ़र करवा सकते हो। ठीक है, ये वाली इन्होंने सर्विस कोई हार्डली 6 महीने हुए हैं इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाई है। आप क्या करोगे कि अपने जैज़ कैश की एप्लीकेशन इंस्टॉल करो, उसके ऊपर अकाउंट क्रिएट करो, वो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। ठीक है, वहाँ पे आपको पेनियर्स का एक बटन नज़र आएगा, आप उसके ऊपर क्लिक करके अपने पेनियर्स अकाउंट को अपने जैज़ कैश के साथ अटैच कर सकते हो और उसके बाद क्या कर सकते हो, वहाँ से पैसों को विदड्रॉ करवा सकते हो। ठीक है, ये 2 चीज़ होगी। तीसरी चीज़ आप कैसे पैसे निकलवा सकते हो, तीसरी चीज़ ये है कि आप लोग एज एन एटीएम मशीन से भी पैसे विड्रॉ करवा सकते हो। ठीक है, और उसके अलावा आप ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हो। ठीक है, आप कहीं शॉपिंग के लिए पे कर रहे हो पाकिस्तान के अंदर, तो आप वहाँ पे इसको एज अ शॉपिंग कार्ड यूज़ कर सकते हो। ठीक है, जहाँ जहाँ भी ऑप्शंस होती हैं, मास्टर कार्ड जो जो स्टेप करते हैं वहाँ पे आप उसको कर सकते हैं। ठीक है जी, बात समझ आ गई। आप पेनियर्स को कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हो, कैसे पैसे निकलवा सकते हो। अगर आपका अकाउंट इनएक्टिव रहेगा तो पेनियर्स क्या करेगा, कितने पैसे चार्ज करेगा, $3 पर मंथ चार्ज करेगा। ठीक है, आई डोंट नो, अच्छा मैं अगेन से बता रहा हूँ, मुझे कंफर्म नहीं है तो ये $1 या फिर $3 है। ठीक है, इसी तरह से कुछ है, क्योंकि मैं पेनियर्स कार्ड इतना ज़्यादा यूज़ नहीं कर रहा हूँ, मैं पेपाल को यूज़ करता हूँ क्योंकि वो ज़्यादा बेहतर है, मुझे वो ज़्यादा आसान लगता है, तो इसलिए मुझे पेनियर्स का इतना नहीं पता। मैंने सिर्फ इसको 2-3 दफ़ा यूज़ किया पेनियर्स कार्ड को, जब मेरी कोई बल्क की अमाउंट आनी थी। ठीक है, ये कैसा क्वेश्चन है। तलहा अरशद, मास्टर का कोई कार्ड नहीं होता है। मास्टर जो एक कंपनी है जो कि मुख्तलिफ एटीएम हर बैंक के साथ कनेक्ट होती है। ठीक है, मास्टर खुद बाकायदा खुद से कोई कार्ड नहीं है। मास्टर जो है वो सर्विसेज प्रोवाइड करने वाली एक कंपनी है। ठीक है, आप लोगों के पास अगर एटीएम होगा, अगर आपने नोट किया होगा कि उसके ऊपर या तो मास्टर का साइन बना होता है या वीजे का बना होता है। ये दो कंपनीज हैं। इनका मकसद क्या होता है, इनका मकसद ये होता है कि आपके कार्ड को अनेबल करना ताकि आप पूरी दुनिया के अंदर कहीं पर भी ट्रांजेक्शन कर सको। अगर आपके कार्ड के ऊपर मास्टर का साइन नहीं बना हुआ है या वीजे का साइन नहीं बना हुआ है तो इसका मतलब ये है कि आप अपना कार्ड को सिर्फ लोकली यानी कि सिर्फ पाकिस्तान के अंदर ही यूज़ कर सकते हो, उसको दूसरी कंट्रीज़ के अंदर या उसको ऑनलाइन शॉपिंग के लिए यूज़ नहीं कर सकते। तो मास्टर बाकायदा खुद से कोई कार्ड नहीं है। ठीक है, हाँ जी बिल्कुल, अगर आपने पहले विड्रॉ कर लिए तो आपके पैसे चार्ज नहीं होंगे, तो इसलिए लास्ट डे का भी वेट ना करें, बल्कि जैसे पैसे ट्रांसफ़र करें अपने पायनियर्स के अंदर, आप फटाफट से उसको अपने बैंक में ट्रांसफ़र कर लें या आप उसको क्या कर लें, जैज़ कैश में ट्रांसफ़र करें। वो आपके अकाउंट को इसलिए वेरीफाई नहीं कर रहा है क्योंकि आप जो उसको स्कैन की कॉपी दे रही हैं उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं होगी। उसके काफ़ी सारे रीज़न हो सकते हैं, क्वालिटी अच्छी नहीं है CNIC की, या क्वालिटी अच्छी है लेकिन उसको प्रॉपर पूरी मुकम्मल तस्वीर नहीं गई हुई CNIC की, उसके कोने भी नज़र आने चाहिए। तो इंटरनेट पे सर्च करें, गाइड करें, तो आपको उससे रिलेटेड प्रॉपरली क्वेश्चंस मिल जाएंगे। ठीक है, एनीवेज ये कुछ वो थे फायदों के। जब आप बैंक में ट्रांसफ़र करते हैं तो आपके पास 2 ऑप्शंस आती हैं। ठीक है, जब आप ऑनलाइन इसको बैंक में पैसों को ट्रांसफ़र कर रहे होते हो तो आपके पास 2 ऑप्शन आ रही होती है। एक ऑप्शन आ रही होती है विद इन 3 डेज आपके अकाउंट में पैसे आ जाते हैं, और दूसरी क्या होती है विद इन 1 सेकेंड। ठीक है, जब आप बैंक में पैसे ट्रांसफर करते हो तो वो पूछता है कि आपने विद इन 1 सेकेंड अपने अकाउंट के अंदर पैसे चाहिए आपको या विद इन 3 डेज चाहिए। अगर आप विद इन 3 डेज चूज करते हो तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, लेकिन अगर आप विद इन 1 सेकेंड करते हो तो इसके आमतौर पर $2 से $3, $2 से $5 होते हैं। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि इंस्टेंटली आपके बैंक के अंदर पैसे आ जाएं तो आपको $2 से $5 फीस पे करनी पड़ती है। लेकिन अगर आप कहते हो कि नहीं मुझे इंस्टेंटली नहीं चाहिए, आप विद इन 3 डेज मेरे बैंक के अंदर जो है वो पैसे ट्रांसफ़र कर दो, तो वो वाली सर्विस जो है वो आपके पास फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है जी, ये बात समझ आ गई। बिल्कुल, पायनियर्स के अंदर आप खुद से भी पैसे डिपॉजिट करवा सकते हो। उसके अंदर ऑप्शन है, अगर आप पायनियर्स के अंदर जाओगे तो रिसीव की ऑप्शन होगी, आपको टॉप पर नज़र आएगी, आप उसके ज़रिए कर सकते हो।
पेपाल पाकिस्तान में अलाउ नहीं है, पाकिस्तान के अंदर इसकी सर्विस मौजूद नहीं है। सर पायनियर में हम डोमेन परचेज, बिल्कुल आप पायनियर से कुछ भी परचेज कर सकते हैं, ऑनलाइन डोमेन परचेज कर लें, फाइवर के गिग परचेज कर लें, फेसबुक के ऊपर एड रन करनी है तो वहां पर भी आप अपने कार्ड को सबमिट करवा सकते हैं। तो आप एक किस्म का इसको हर जगह पर यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा थोड़ा सा पायनियर्स के बारे में। दूसरी चीज क्या है, दूसरी एक सर्विस का नाम है जूम। ठीक है, जूम क्या है, आप सब लोगों में से काफी लोगों ने आई होप पेपाल का नाम सुना होगा। आप लोगों को पता है कि पेपाल जो है पाकिस्तान के अंदर वर्क नहीं करता। ठीक है, काफी पिछली गवर्नमेंट्स ने भी ट्राई किया है कि पेपाल पाकिस्तान में आ जाए, इवन करंट गवर्नमेंट भी ट्राई कर रही है, लेकिन पेपाल कहता है कि हम लोग पाकिस्तान के अंदर लॉन्च नहीं होंगे क्योंकि पाकिस्तान के अंदर इतनी ज्यादा ऑनलाइन ट्रांजैक्शन नहीं होती है। अगर हम यहाँ पे लॉन्च हो भी जाए तो हमें इतना ज्यादा फायदा नहीं होगा, हमारे बिजनेस को यहाँ पर नुकसान होगा। तो इसलिए पेपाल जो अपनी सर्विस पाकिस्तान में ऑफर नहीं करता है, लेकिन क्योंकि उन्हें पता है कि पेपाल के अंदर काफ़ी ज़्यादा बड़ी तादाद के अंदर फ्रीलांसर रहते हैं, दुनिया के जो सब तीसरे नंबर पे जो फ्रीलांसर्स हैं वो पाकिस्तान में रहते हैं। तो फाइवर ने क्या किया, सॉरी पेपाल ने क्या किया है, पेपाल ने अपनी एक सर्विस इंट्रोड्यूस करवाई हुई है जिसका नाम है जूम। ठीक है, XOOM को हम क्या पढ़ते हैं, जूम के नाम से सर्विस है। इस सर्विस का मकसद क्या है, इस सर्विस का मकसद ये है कि कोई भी बंदा पेपाल से पाकिस्तान के अंदर डायरेक्ट पैसे भेज सकता है। ठीक है, बात समझ आ गई है। जूम सर्विस का क्या मकसद है, जूम सर्विस का मतलब ये मकसद ये है कि कोई भी बंदा पूरी दुनिया में जिसके पास पेपाल का अकाउंट है वो पेपाल से डायरेक्ट आप पाकिस्तान के अंदर या किसी भी कंट्री के अंदर पैसे भेज सकता है। ठीक है, और सिर्फ पेपाल से नहीं बल्कि वो अपने लोकल अकाउंट से भी पैसे भेज सकता है। क्योंकि मैं पेपाल यूज करता हूं तो मैं सबसे ज्यादा जो सर्विस अभी तक मैंने यूज की है अपनी जिंदगी में वो जूम ही की है। ठीक है, तो इन केस फ्यूचर में क्या होगा, फ्यूचर में आपके पास फॉर एग्जांपल अगर कोई क्लाइंट आ गया, ठीक है, यूएसए का क्लाइंट है और वो कहता है कि मैं तो सिर्फ तुम्हें पेपाल के जरिए ही पे कर सकता हूँ। ठीक है, तो आपने उसको ये नहीं कहना कि पेपाल जो पाकिस्तान के अंदर जो है ऑपरेट नहीं करना है। आपने कहना ठीक है, अगर तुम पेपाल के जरिए पे कर सकते हो तो कोई इशू नहीं है। पेपाल जो है वो पाकिस्तान के अंदर जूम के जरिए पैसे सेंड करता है। ठीक है, आपने उसको क्या कहना है, आपने उसको कहना है कि मुझे अपने जूम के ऊपर जाओ और वहां से पेपाल के जरिए मुझे पैसे सेंड कर दो। ठीक है, जब वो जूम के ऊपर जाएगा और वहां पे ऑप्शन आएगी कि आपने पेपाल से पैसे सेंड करने हैं या आपने अपने लोकल बैंक से पैसे पे करने हैं। ठीक है, तो वहां से वो अपने पेपाल के ऊपर लॉग इन होगा और फिर क्या करेगा, आपको पैसे भेज देगा। ठीक है, बात समझ, जूम की समझ आ गई, जूम कैसे ऑपरेट करता है वो भी मैं आपको बताता हूँ। पहले मुझे बताएं जूम की समझ आ गई कि जूम सर्विस किस तरह का मकसद क्या है यूज करने का। हाँ जी, तला आप यूज कर सकते हैं। कहा जाएगा तो फॉरन एक्टिव निम्रा चौधरी, बिल्कुल अपने अकाउंट को फॉरन एक्टिव करें। अगर आप 60 डेज के अंदर नहीं करेंगे तो आपका अकाउंट जो है वो रिमूव कर देंगे। एडसेंस पायनियर यूज नहीं करता है, एडसेंस जो है वो वेस्टर्न यूनियन यूज करता है। ठीक है, लेक्चर नहीं अटेंड किया था एडसेंस वाला। एनीवेज, ठीक है, तो आपने क्या है, फॉर एग्जांपल एक अमेरिका में बंदा है, उसने कहा कि मैं आप मेरे ये वाला काम कर दो, मैं आपको $1000 भेज रहा हूँ। तो आप वो आपसे कहेगा कि मुझे अपना पेपाल दो, तो आपने कहना है कि पेपाल पाकिस्तान में वर्क नहीं करता है, आप मुझे जूम के जरिए भेज दो। ठीक है, आपको कोई भी इशू नहीं होगा, वो जूम के ऊपर जाएगा और आपको पैसे पे कर देगा। अब जूम के अंदर आपको पैसे रिसीव क्या होंगे, ठीक है, तो वो आपसे क्या इन्फॉर्मेशन मांगेगा, वो आपसे कहेगा ठीक है मैं जूम के जरिए पैसे पे कर रहा हूँ लेकिन मुझे अपना फुल नेम बताएं। ठीक है, मुझे अपना CNIC नंबर बताएं, मुझे अपना मोबाइल नंबर बताएं और मुझे अपनी सिटी बताएं। ठीक है, आपको फिर ये 4 चीजें उससे देनी होगी। ठीक है, आप उसको बताओगे कि आपका फुल नेम क्या है, आपका CNIC नंबर क्या है, आपका मोबाइल नंबर क्या है और आपका सिटी क्या है पाकिस्तान के अंदर। ठीक है, बात समझ आ गई है। ठीक है, तो फिर वो क्या करेगा, वो जूम के ऊपर जाएगा और वहां पर जाकर उसने आपको जितने पैसे पे करने होंगे, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर चला जाता हूँ, आपको दिखा भी देता हूँ कि किस तरह से ऑपरेट होता है थोड़ा सा। ठीक है, वो यहाँ पे फॉर एग्जांपल जूम के ऊपर जाएगा, उसने फॉर एग्जांपल अगर आपको 200 पे करने हैं या फॉर एग्जांपल उसने आपको अगर 300 पे करना है तो वो बताएगा कि पाकिस्तान के अंदर जो बंदा है उसको इतने पैसे मिलेंगे। ठीक है, जूम के ऊपर जो रेट है इस वक्त आज का रेट जो 162 रुपीज चल रहा है पर डॉलर, तो वो क्या करेगा, इसके ऊपर नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेगा और वहां पर जाकर इसकी फीस पे करेगा। जूम की जो फीस होती है वो $1000 तक जो है वो सिर्फ $5 होती है। ठीक है, अगर उसके बाद किसी ने $1000 से ज़्यादा पे करना है तो फिर उसकी फी जो है वो $10 आ जाती है। ठीक है,
तो इसके लिए जो बंदा आपको जूम यूज कर भी रहा है तो उसके लिए जूम बहुत ज्यादा चीप भी है, क्योंकि उसको सिर्फ $1000 तक भेजने के लिए उसको सिर्फ $5 एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे। ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या होगा, जैसे ही वो आपको पैसे पे करेगा, आपके मोबाइल के ऊपर आपको एक मैसेज रिसीव होगा। ठीक है। उस मैसेज के ऊपर लिखा होगा कि आप इन बैंक में जाकर अपने पैसे ले सकते हैं। ठीक है। आपने क्या करना है, उस मैसेज को लेके जाना है। आप उसको बैंक अल-फलाह भी जा सकते हैं, अलाइड बैंक जा सकते हैं, यूबीएल जा सकते हैं और एमसीबी बैंक जा सकते हैं। ठीक है। ये 4 बैंक हैं। आप इनकी किसी भी ब्रांच के ऊपर जाओगे, आप उनको वो वाला मैसेज शो कराओगे और फिर वो क्या करेंगे, वो मैसेज पढ़ने के बाद आपको आपके पैसे दे देंगे, जितने पैसे आपको भेजोगे। और ये ऐसा नहीं होगा कि अगर जूम के ऊपर जो है उसने आपको अभी पैसे भेजे हैं तो आपको कल पैसे मिलेंगे। जूम के ऊपर इंस्टेंटली ट्रांजैक्शन हो जाती है, विद इन सेकेंड्स के अंदर आपके पास पैसे आपको मिल जाते हैं। ठीक है। तो ये 4 बैंक हैं जो जूम की पेमेंट जो है वो पाकिस्तान के अंदर करते हैं। तो जूम से रिलेटेड किसी का कोई क्वेश्चन है तो फटाफट से पूछ लें सर। दो टू नहीं, टोटल अमाउंट का नहीं होता है कमर शहजाद। किस इसकी बात कर रहा है, बैंक अकाउंट की बात नहीं, ये इनका वो है, क्या है इनका, ये फिक्स्ड रेट है। ठीक है। आप चाहे $10,000 सेंड कर रहे हो, चाहे आप $1 सेंड कर रहे हो, तो उनका ये फिक्स्ड रेट है। ठीक है। 2 to 5 मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि इनकी ये फीस थोड़ी सी चेंज होती रहती है। ठीक है। और बैंक के ऊपर भी डिपेंड करता है कि आप किस बैंक पे कर रहे हो, तो इसलिए मैंने 2 से 5 लिखा है। जूम से रिलेटेड किसी क्वेश्चन तो बता सकता है। फ्यूचर में आपको पता चल जाए कि कोई भी बंदा अगर कहे कि मैं आपको सिर्फ पेपाल के जरिए पे कर सकता हूं, तो आपने कहना बिल्कुल ठीक है, मैं रिसीव कर लूंगा, लेकिन आप मुझे जूम के जरिए पैसे सेंड कर दो। तो उसको भी क्या होगा, वो घर बैठे बैठे अपने पेपाल से इजीली आपको पैसे सेंड कर देगा। ठीक है। जूम की समझ आ गई सब लोगों को? आपने क्यों अप्लाई करना है सादी असलम, आपने क्यों अप्लाई करना है जूम के लिए, पहले मुझे ये बताएं। जूम के लिए आपने अप्लाई क्यों करना है, पहले ये बताएं। ठीक है, अभी हमारे पास आंसर आज आदिल असलम का, तो फिर मैं आगे मूव करता हूँ। ठीक है। यहाँ पे इन्होंने अपनी फीस वगैरह लिखी हुई है कि $5 पे होते हैं। ठीक है। $1000 तक की अगर ट्रांजैक्शन करनी है, फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे $2000 लिखता हूँ तो देखते हैं, तो यहाँ पे जो ट्रांजैक्शन फीस है वो पेपाल की कम हो, यानी कि वो $14 आ जाएगी। अच्छा, मुझे लगा था कि 199 तक होगी। अच्छा, $14 ही आ जाते हैं, $5 से वो एकदम से $14 जाते हैं। जूम के लिए पाकिस्तानी बैंक में से किसी भी नहीं, जूम के लिए किसी भी अकाउंट बैंक के अंदर अकाउंट होना जरूरी नहीं है। ठीक है। आपने बस क्या करना है, जो आपको एसएमएस मिलेगा आपने उसको इन बैंक के इनमें से किसी बैंक की ब्रांच के ऊपर ले जाना है, और वो फिर वो मैसेज देखने के बाद आपको आपके पैसे दे देंगे। ठीक है। इसके ऊपर कोई अकाउंट वगैरह कुछ भी क्रिएट नहीं करना है जूम के ऊपर। ठीक है जी। पेपाल की समझ, पेपाल और जूम की
अच्छा जी, मेरी बात आप लोगों को आ गई होगी अब दोबारा से। ठीक है, यहाँ पे वो लाइट चली गई थी, तो जब लाइट जाती है तो आई डोंट नो कि कभी कभार जो है मेरा इंटरनेट इंस्टेंटली जो है उसकी डिवाइस जो है वो शट डाउन हो जाती है। यानी वो रीस्टार्ट हो गई है आवाज़ और मैं वापस आ गया हूँ। आई होप आप सब लोगों को मेरी आवाज़ आ रही होगी। और हम किसी क्वेश्चन पे थे, हम लोग कहाँ पे थे? हम लोग थे हम लोग कहाँ पे थे? आई होप मैंने कोई क्वेश्चन मिस नहीं किया है। तो इन केस अगर मैंने कोई क्वेश्चन मिस कर दिया है तो आप लोग क्या कर सकते हैं, फटाफट से दोबारा से पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ये था जूम की सर्विस है। इन केस फ्यूचर के अंदर अगर आप फेसबुक के जरिए आपको कोई ऑर्डर मिल रहा है, या आगे तक हम लोगों को लिंक्डइन पढ़ना है उसके जरिए आपको कोई ऑर्डर मिल रहा है, या इवन अगर आप ऑनलाइन कोई चीज़ें सेल करने लग गए हो फ्यूचर में जाकर, तो आप क्या कर सकते हो, आपके पास जूम एक बहुत ज़बरदस्त ऑप्शन है। तो आप लोग इसको यूज़ कर सकते हो अपनी पेमेंट्स को इंस्टेंटली पाकिस्तान मंगवाने के लिए। ठीक है, अच्छा उसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आ रही है स्क्रिल के नाम से, एक चीज़ है स्क्रिल, दूसरी है वेब मनी, और भी है कोई। ठीक है, यहाँ पे स्क्रिल और वेब मनी के नाम से आपको दो चीज़ें नज़र आ रही हैं। चलें स्किल की बात कर लेते हैं पहले। स्किल क्या है? स्किल जो है सेम टू सेम पायनियर्स की ही कॉपी है। ठीक है, बात समझ आ गई है? स्किल जो है वो सेम टू सेम पायनियर्स की कॉपी है, लेकिन मोस्टली ये कहाँ पे यूज़ होता है? मोस्टली ये इंडियन यूजर्स जो हैं वो इसको यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं तो आप स्क्रिल के ऊपर जाके, जिस तरह पायनियर्स के ऊपर आपने कार्ड क्रिएट किया है, तो आप सेम इसी तरह क्या कर सकते हैं, स्क्रिल के ऊपर जाकर भी इसको क्रिएट कर सकते हैं अगर आप लोगों ने अकाउंट क्रिएट करना है। और इसमें जो सबसे बड़ा फ़ायदा है वो ये है कि अगर आपका कोई इंडियन या बांग्लादेशी क्लाइंट है तो आप उससे इजीली अपने अकाउंट के अंदर पैसे मंगवा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि सबसे ज़्यादा मसला क्या होता है अगर आप किसी इंडियन या बांग्लादेशी के साथ काम कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट के जो ताल्लुकात हैं इन दो कंट्रीज से इतने अच्छे नहीं हैं, तो इसलिए इनके दरमियान में पेमेंट जो है सबसे मुश्किल जो है वो इंडिया पाकिस्तान या इंडिया बांग्लादेश के दरमियान में होती है। तो इसलिए आप क्या कर सकते हो, अगर आपने फ्यूचर के अंदर कभी काम करना है किसी इंडियन या बांग्लादेशी के साथ, तो आप क्या यूज़ कर सकते हो उसके लिए? स्क्रिल यूज़ कर सकते हो। अगेन से स्क्रिल जो है सेम टू सेम पेनियर्स की तरह है, सेम जिस तरह पेनियर्स वर्क करता है सेम उसी तरह स्क्रिल भी यूज़ करता है। ठीक है, बात समझ आ गई सब लोगों को स्क्रिल के बारे में? उसके बाद नेक्स्ट की बात कर लेते हैं हम लोग, वेब मनी। वेब मनी क्या है? वेब मनी एक ऑनलाइन क्या कह सकते हैं आप ये कह सकते हैं कि जूम की तरह की ऑप्शन है। ठीक है, और लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि आपके पास जिस तरह जूम के अंदर क्या होता है, आप किसी भी कंट्री से पैसे वसूल कर सकते हो, लेकिन आपके पास अकाउंट होना ज़रूरी नहीं है। लेकिन वेब मनी के लिए क्या है? वेब मनी के लिए ज़रूरी है कि आपका अकाउंट या तो स्टैंडर्ड चार्टर्ड में हो, ठीक है, या यूबीएल में हो, या अस्करी बैंक में हो। अगर आपका अकाउंट इन तीनों में से किसी में भी नहीं है तो आप डेफिनेटली पैसे नहीं मंगवा सकते हो। ठीक है, तो अगेन से वेब मनी सेम टू सेम जूम की तरह की है, लेकिन इसके अंदर जो एक कंडीशन ये है कि आपका बैंक अकाउंट होना ज़रूरी है, और वो भी या तो स्टैंडर्ड चार्टर्ड में हो, या तो यूबीएल में हो, या फिर अस्करी बैंक में हो। ठीक है, किसी और बैंक में होगा तो आप इसको रिसीव नहीं कर सकते। क्यों नहीं है? किसने कहा है कि फ्रीलांसर पे पायनियर्स की ऑप्शन नहीं है? ज़रा हमें ये तो बताएं। ठीक है, उसके बाद जो है नेक्स्ट सर्विस जो है वो है मशहूर ज़माना वेस्टर्न यूनियन। आई होप इस सब के बारे, इस वेस्टर्न यूनियन के बारे में तो सबको पता होगा। ये तो बहुत ही ज़्यादा आम और सबसे ज़्यादा पॉपुलर सर्विस मौजूद है। ठीक है, वेस्टर्न यूनियन में क्या होता है? वेस्टर्न यूनियन में अगर आपको कोई बंदा बाहर से पैसे भेजना चाहता है तो वो क्या करेगा, वो आपसे कुछ आपकी इन्फॉर्मेशन मांगेगा। वो आपसे मांगेगा कि आपका फर्स्ट नेम क्या है, आपका लास्ट नेम क्या है, आप किस सेट और आप किस सिटी में रहते हो। ठीक है, वो ये वाली तमाम इन्फॉर्मेशन लेके जाएगा वेस्टर्न यूनियन के एजेंट के पास, और वहाँ पर जाके आपको पैसे साइन कर देगा और उसके साथ बता देगा कि पैसे फ़लाँ बंदे को फ़लाँ सिटी के अंदर भेजने। एक तो उसके पास ये ऑप्शन है। दूसरी ऑप्शन उसके लिए क्या है कि वो अब वेस्टर्न यूनियन ने अपनी सर्विस को ऑनलाइन भी कर दिया है। वो क्या करेगा, वेस्टर्न यूनियन के ऊपर जाएगा और वहाँ से भी ऑनलाइन अपने बैंक के थ्रू आपको पैसे सेंड कर सकता है। वेस्टर्न यूनियन की जो सर्विस है आम तौर पर ये इस वाली मिडल ईस्ट की जो कंट्रीज होते हैं, सऊदी अरेबिया, यानी कि अगर आपका क्लाइंट सऊदी अरेबिया में है, या यूएई में है, या कतर में है, या बहरीन में है, या इजिप्ट में है, ठीक है, या सीरिया के अंदर है, अगर इन गल्फ मिडल ईस्ट कंट्रीज में अगर आपका क्लाइंट है तो वो प्रेफर करेगा कि वो वेस्टर्न यूनियन को यूज़ करे, क्योंकि वहाँ पे जूम इतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं है।
ठीक है जी, ये बात समझ आ गई। वेस्टर्न यूनियन से रिलेटेड आई डोंट थिंक सो कोई क्वेश्चन होगा। वेस्टर्न यूनियन भी सेम, जिस तरह जूम के ऊपर आपको एक नंबर मिलता है, इसी तरह वेस्टर्न यूनियन में भी आपको एक नंबर मिलेगा। आप उस नंबर को लेके जाएंगे किसी बैंक में और आप उसमें क्या कर सकते हैं, वो बैंक वो वाला नंबर जो है वो बैंक को दिखाएंगे और वो फिर आपको उसके जितने पैसे आए होंगे वो आपको सेंड कर देगा। कौन है ये बंदा? खालिद मंजूर। खालिद मंजूर अगर ब्लॉगिंग के ऊपर काम किया होता ना तो इस अभी हमारे कितने 2.5 महीने हो गए, ठीक है। अगर आपने पहले 2 वीक के अंदर ब्लॉगिंग के ऊपर काम किया होता और आपने एडसेंस लगाया हुआ होता तो क्या पता आपकी अब तक वेस्टर्न यूनियन पे एडसेंस की पेमेंट आ भी चुकी होती। ठीक है, तो काम करोगे तो पैसे आएंगे, ऐसे फालतू में कोई पैसे, बारिश नहीं होती है पैसों की कभी कभी भी, या कोई बंदा मुफ्त का कोई किसी को पैसे नहीं देता है। तो ब्लॉग के ऊपर अगर काम किया होता तो ब्लॉग अगर वो एडसेंस लगा हुआ होता तो एडसेंस के ऊपर भी जो पैसे आते हैं वो वेस्टर्न यूनियन के जरिए ही आते हैं। ठीक है, उसके बाद सब जगह पेपाल नहीं है, सिर्फ वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर पेपाल है। मिडल ईस्ट कंट्रीज के अंदर भी आमतौर पर वेस्टर्न यूनियन यूज हो रहा होता है, पेपाल वहाँ पे भी इतना ज़्यादा यूज नहीं हो रहा होता है। ठीक है, अगेन से वेस्टर्न यूनियन को यूज करने के लिए आपको किसी भी अकाउंट की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, कोई भी आपके पास अकाउंट होना ज़रूरी नहीं है। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद है ट्रांसफर वाइज, सॉरी ट्रांसफर वाइज ही है। ठीक है, उसके बाद क्या है, उसके बाद है ट्रांसफर वाइज। अगेन से ये जूम की तरह की सर्विस है, लेकिन इसके अंदर क्या है, आपके पास बैंक अकाउंट होना ज़रूरी है। ठीक है, आप किसी भी और उसमें आपका अकाउंट किसी भी बैंक में हो सकता है। ठीक है, चाहे स्टैंडर्ड चार्टर्ड हो, नेशनल बैंक हो, अस्क्री बैंक हो, फैसल बैंक हो, अल्फला बैंक हो, कोई सी भी बैंक में आपका अकाउंट हो सकता है। ठीक है, ट्रांसफर वाइज अगेन से जो यूरोपियन क्लाइंट्स होते हैं वो आमतौर पे ट्रांसफर वाइज को यूज़ करते हैं, क्योंकि उनको एक तो ये चीप पड़ती है और दूसरा एज कम्पेयर टू जूम ये उनको ज़्यादा बेनिफिशियल लगती है। ठीक है, तो ट्रांसफर वाइज में अगर आपका क्लाइंट कोई पैसे सेंड करना चाहेगा तो वो आपसे आपके बैंक की अकाउंट की डिटेल मांगेगा। वो फॉर एग्जाम्पल पूछेगा कि आपके बैंक का नाम क्या है और उसकी लोकेशन क्या है, ब्रांच कोड क्या है, आपके बैंक का अकाउंट नंबर क्या है, फला फला, वो आपसे चीज़ें पूछेगा, आपका नाम पूछेगा, आपका डेट ऑफ बर्थ पूछेगा और फिर वो क्या कर देगा, ट्रांसफर वाइज करेगा तो डायरेक्ट आपके अकाउंट के अंदर पैसे आ जाएंगे। ठीक है, बात समझ आ गई, यानी कि आपको कहीं जाना नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट आपके अकाउंट के अंदर ही पैसे आ जाएंगे। साजिद नज़ीर, होना तो वैसे यही चाहिए कि आपकी वेस्टर्न यूनियन की पेमेंट किसी भी सिटी से निकल जाए, लेकिन मैंने इस चीज़ को प्रैक्टिस किया हुआ है। आमतौर पे जो वेस्टर्न यूनियन के एजेंट होते हैं वो आपको पैसे नहीं देते हैं। ठीक है, आई डोंट नो ऐसा क्यों नहीं करते हैं। वो कहते हैं कि आपकी जिस सिटी की पेमेंट आई हुई है आप उधर से ही लो, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। ठीक है, मिनिमम ट्रांजैक्शन किसी भी कोई भी नहीं है। ठीक है, इन कंपनीज ने सिर्फ पैसे कमाने, आप चाहो तो $1 सेंड कर लो, आप चाहो तो $1000 सेंड कर लो, उन्हें सिर्फ अपनी फीस से गर्ज होता है। ठीक है, तो ट्रांसफर वाइज क्या है, ट्रांसफर वाइज का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आपको कहीं जाना नहीं पड़ेगा, आपको सिर्फ अपने क्लाइंट को अपने बैंक अकाउंट की डिटेल सेंड करनी पड़ेगी और आपके पैसे जो है वो आपके बैंक अकाउंट में आ जाएंगे। ठीक है, तो अब आपके पास कौन कौन सी ऑप्शंस आ गई। अगर आपका क्लाइंट आपको पैसे सेंड करना चाहता है तो आप उसे कह सकते हो कि मुझे जूम के ज़रिए कर दो, मुझे पायनियर्स के ज़रिए कर दो, मुझे ट्रांसफर वाइज के ज़रिए पैसे पे कर दो। ठीक है, तो आप इन तमाम चीज़ों के जरिए पैसे मंगवा सकते हो। अगर हम लोग बात करें लोकल क्लाइंट की, तो लोकल क्लाइंट के लिए आपके पास ऑप्शन मौजूद है जैज कैश। ठीक है, आपके पास है इजी पैसा और आप क्या कर सकते हो, बैंक ट्रांसफ़र भी करवा सकते हो। अगर हम लोग लोकल क्लाइंट की बात करें, ठीक है जी, ये बात समझ आ गई है। और अगर हम लोग इंटरनेशनल क्लाइंट की बात करें तो आपके पास जूम है, आपके पास ट्रांसफर वाइज है, ठीक है, आपके पास पेयोनियर है और आपके पास वेस्टर्न यूनियन है। ठीक है, तो अब आपको कोई लोकल बंदा ऑर्डर कर रहा है तो आपको पेमेंट के लिए परेशान नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपके पास काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस मौजूद हैं। इसी तरह अगर आपको इंटरनेशनल बंदा ऑर्डर कर रहा है तो आपको उसके लिए भी परेशान नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपके पास काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस वो भी मौजूद है। ठीक है, किसी का कोई क्वेश्चन है यहाँ तक तो पूछ सकता है इन तमाम सर्विसेज से रिलेटेड। जैज़ कैश, इजी पैसा, बैंक ट्रांसफ़र, जूम ट्रांसफ़र वाइज, पेनियर,
वेस्टर्न यूनियन, अच्छा इन तमाम मैंने ये तमाम सर्विस यूज़ की है, मैंने सिर्फ इजी पैसा यूज़ नहीं किया। बाकी ये तमाम सर्विसेज यूज़ की हैं, उसमें जो सबसे बेस्ट सर्विस है वो जूम ही मुझे अभी तक लगी है। किसी के जहन में कोई क्वेश्चन है तो बताएं, वरना हम लोग आगे जो है लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, चलें सही। अच्छा, अगर आपने इंडियन या उधर से लेनी है पेमेंट, तो आपके पास क्रिल की ऑप्शन मौजूद है। मैं आपको यहाँ पे राइट करना भूल गया। इसी तरह ज़रूरी नहीं है कि तमाम की तमाम सर्विसेज सिर्फ आप पैसे मंगवाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। आप ऐसा भी तो हो सकता है फ्यूचर के अंदर आपने किसी फ्रीलांसर को हायर किया है, तो आप क्या कर सकते हो, इन सर्विसेज के ज़रिए पैसे सेंड भी कर सकते हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपने कोई लोकल राइटर हायर कर लिया अपने ब्लॉग के लिए, तो आपके पास ये तीन ऑप्शन है। इसी तरह अगर आपने इंटरनेशनल कोई प्रोडक्ट मंगवानी है, या आपने किसी बंदे को इंटरनेशनली हायर किया है अपने ब्लॉग के लिए या किसी चीज़ के लिए, तो आप क्या कर सकते हो, इन तमाम सर्विसेज को यूज़ कर सकते हो उसको पैसे ट्रांसफ़र करने के लिए। जी कोड्स क्या है? व्हाट इज जी कोड? लेट मी सर्च। कुछ नहीं है, आपने इस तरह की वेबसाइट के ऊपर जाके रजिस्टर भी नहीं होना है। समझ आ गई है? जी कोड या कोई भी ऐसी वेबसाइट जहाँ पे रजिस्टर होकर कोई काम करना पड़े, आपने इस तरह की किसी वेबसाइट के ऊपर नहीं जाना है। ठीक है, आई डोंट नो, यहाँ पे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं, इवन इस बैच के अंदर भी काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं, मुझे मैसेज कर रहे होते हैं, सर फलां वेबसाइट है इसके ऊपर जाके पैसे कमा सकते हैं, फलां वेबसाइट है इसके ऊपर जाके पैसे कमा सकते हैं। यानी कि वो मुझे मुख्तलिफ नाम दे रहे होते हैं, जैसे कि इवन यहाँ पर भी जी कोड्स के नाम से एक स्टूडेंट ने वेबसाइट मेंशन की है। ठीक है, आप लोगों ने इस तरह की वेबसाइट के ऊपर रजिस्टर होकर कोई भी काम नहीं करना है, ये आमतौर पे फेक होती हैं। आप लोग बस एक बात हमेशा जहन में रखें कि इंटरनेट के ऊपर अगर पैसे कमाने हैं तो वो जब ही कमा सकते हैं जब आप कोई काम परफॉर्म करेंगे। कोई भी बंदा आपको सिर्फ क्लिक करने के या बेसिक बेसिक टास्क करने के कभी भी पैसे पे नहीं करेगा। ठीक है, ये बात हमेशा जहन में रखें, क्योंकि आप लोगों ने अब आप लोग फ्रीलांसिंग के काफ़ी सारे ग्रुप्स के अंदर हैं। जैसे मैंने आपको 2-3 हफ्ते पहले हम लोगों ने पढ़ा था और मैंने आपको कहा था कि आप लोगों ने फ्रीलांसिंग के मुख्तलिफ ग्रुप्स को ज्वाइन करना है। तो आपने देखा होगा कि वहाँ पे काफ़ी सारे लोग हो रहे होते हैं, वो कह रहे होते हैं कि मुझसे रब्ता करें, मैं आपको बताऊंगा कि कितने पैसे पर डे किस तरह से अर्न कर सकते हैं। कुछ लोगों ने तो भी लिखा होता है पर डे $25 अर्न करें, मुझे पीएम करें, मैं आपको उसकी डिटेल सेंड करूंगा। ठीक है, तो आप लोगों ने इस तरह के स्कैम्स वाले चक्करों में बिल्कुल भी नहीं पड़ना है। ये बात हमेशा याद रखें कि इंटरनेट से पैसे कमाने के जो जो उनसे लीगल तरीके हैं जिससे आप पैसे कमा सकते हैं, वो तमाम के तमाम चीज़ें मैं आपको यहाँ पर सिखा रहा हूँ। अगर वो चीज़ें भी लीगल होती तो डेफिनेटली वो हमारे कोर्स का हिस्सा होती, यानी कि अगर उससे अर्निंग होती तो हमारे कोर्स का वो हिस्सा होती, क्योंकि वो चीज़ें फेक होती हैं, इलीगल होती हैं, उससे आपको सिर्फ नुकसान होता है। तो इसलिए वो चीज़ें हमारे कोर्स का हिस्सा नहीं है। तो हम आपको जो ई रोज़गार के अंदर सिखा रहे हैं, ये मैक्सिमम तरीके हैं ऑनलाइन पैसे अर्न करने के। इसके अलावा अगर कोई आपको चीज़ें नज़र आ रही हैं तो वो सारी फेक हैं। ठीक है, बात समझ आ गई आप सब लोगों को? मुफ्त में कहीं पर भी पैसा नहीं मिलता है, हर जगह जब तक काम नहीं करेंगे आपको पैसा नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इन चीज़ों के ऊपर आप अपना टाइम और अपना पैसा और अपना टाइम ज़ाया नहीं करना है। ठीक है, बात समझ आ गई है? और ये थे हमारे कुछ पेमेंट्स के मेथड। अगर हम लोग बात कर लें, उसके अलावा कल मैंने आपको एक वीडियो देखने को कही थी, कोई मुझे बताएगा फटाफट से, एक ही कमेंट के अंदर लिखें कि उस वीडियो के अंदर क्या चीज़ें मेंशन की हुई थी, फटाफट से लिख कर बताएं, फटाफट से। कल जो मैंने आपको एक वीडियो शेयर की थी जिसका टाइटल था 5 ways टू किल योर ड्रीम्स, तो एक एक कमेंट के अंदर मुझे लिखकर बताएं कि उसके अंदर ऐसा क्या लिखा हो, ऐसा क्या था, यानी कि उसके अंदर उसने क्या 5 चीज़ें मेंशन की थी। और देखते हैं कि कोई किसी को उस बंदे उस फीमेल का इंट्रोडक्शन भी याद है या नहीं याद है। अच्छा, ग्रुप ओनर ग्रुप के लिए चंदा मांग रहा था, सही है। तो ज़रा मुझे फटाफट से बताएं कि कल मैंने आपको एक इंटरव्यू दी थी, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताएं।
लो जी, यहाँ पे पहला बहाना आ गया, यानी कि काम भी नहीं करना है और जो काम करने के लिए यानी कि वीडियो भी नहीं देख सकते आप लोग। हाँ जी बताएं, कोई बताना चाहेगा? मैं आपको सिर्फ 1 मिनट मजीद दे रहा हूँ, तो फटाफट से बताएं कि कल जो आप लोगों ने वीडियो देखी थी उसके अंदर क्या हुआ क्या नहीं हुआ। एक ही कमेंट के अंदर लिखिए, मुझे पता है कुछ लोग यहाँ पे लिख रहे हैं एक एक लंबा लंबा कमेंट, तो मैं उसका वेट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं आपको 1 मिनट की ब्रेक दे रहा हूँ, तो आपने इसके अंदर फटाफट से कमेंट लिख कर मुझे बताना है कि क्या होता उस वीडियो के अंदर। हाँ जी जी, 1 मिनट खत्म हो गया है और मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है अभी तक सिर्फ फीमेल्स के आंसर आने के, सिर्फ फीमेल्स ने ही ये वीडियो देखी है। इससे पता चल रहा है कि यहाँ पे जितने बॉयज हैं वो सारे के सारे कामचोर हैं। ठीक है, किसी एक बंदे ने भी अभी तक रिप्लाई नहीं किया है बॉयज में से। और हमारे पास रिप्लाई आना शुरू हो गए हैं। कंटिन्यू एक खालिद मंजूर का है। ठीक है, मैं आपके साथ इस वीडियो का छोटा सा एक खुलासा जो है वो शेयर कर देता हूँ। उसके अंदर उस वीडियो में उसने क्या कहा था, पहले तो मैं आपको उसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बता दूँ। ठीक है, मुझे फीमेल का नाम याद नहीं आ रहा है, क्या नाम था इसका, नाम मुझे नहीं याद नहीं आ रहा है, बेल पिकस के नाम से इसका नाम है। ठीक है, ये कौन है? ये एक ब्राज़ील की बहुत ही फेमस राइटर है। ठीक है, ये जो है ये ब्राज़ील की काफ़ी ज़्यादा फेमस राइटर है। तो इसने यहाँ पे टॉक की हुई है, टेड टॉक, उसके अंदर उसने इसको यहाँ पर बुलाया गया था कि इसको यहाँ एक आप ये समझ लें कि इसको यहाँ कॉन्फ्रेंस के अंदर बुलाया गया था कि उसको बताया गया था कि आप हमारे साथ अपनी सक्सेस शेयर करें। ठीक है, तो उसने सोचा कि मैं सक्सेस की जगह ये वाला टॉपिक डिस्कस करती हूँ, जिसका उसने टाइटल रखा हाउ टू किल योर ड्रीम, यानी कि आप अपने ख्वाबों को किस तरह से आसानी से कत्ल कर सकते हैं। ठीक है, तो वो अपना जो वीडियो है वो शुरू करती है, वो ये बताती है कि सबसे पहले तो वो ये कहती है कि उसका जो सबसे मेन है वो ये कहती है कभी भी जो सक्सेस है ना वो आपको रातों रात नहीं मिल सकती है। ठीक है, ये मोहम्मद खान की तरफ से काफ़ी डिटेल मैसेज आया, अब इसको पढ़ते हैं। पहले मैं आपको बता दूं तो वो क्या कहते हैं, कभी भी आपको जो सक्सेस है कभी भी रातों रात नहीं मिल सकती। अगर आपको ये लग रहा है कि आप रातों रात अमीर हो जाएंगे, और जरूरी नहीं है सक्सेस का मतलब सिर्फ अमीर होना हो, सक्सेस किसी भी तरह की हो सकती है। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल इवन अगर आपको ये लग रहा है कि आप रातों रात अपना वजन कम कर लेंगे, तो ऐसा भी मुमकिन नहीं है। यानी कि अगर आपको सक्सेस हासिल करनी है तो उसके लिए आपको मुसलसल जिद्दोजहद करनी होती है। फिर वो आप अपनी एग्जांपल देती है, वो अपनी एग्जांपल देके वहाँ बताती है कि मैं आज यहाँ पे कॉन्फ्रेंस के अंदर आई हुई हूँ, लोग मुझे समझ रहे हैं कि मैं बहुत सक्सेसफुल राइटर हूँ, लेकिन किसी को ये नहीं पता है कि मुझे ये सक्सेस हासिल करने में टोटल 20 साल लगे, यानी कि मैंने 20 साल मुसलसल मेहनत की है, तो इसलिए मैं आज आपके सामने यहाँ पे खड़ी हुई हूँ। ठीक है, फिर उसने ये बताया कि इस 20 साल के अंदर मैं कोई 200 बुक्स लिख चुकी थी, मेरी कोई भी जो बुक थी वो पॉपुलर नहीं हुई, लेकिन जो अब उसकी लेटेस्ट बुक है वो पॉपुलर हुई। उसको पॉपुलर होने के बाद वो काफ़ी ज़्यादा अमीर हो गई, क्योंकि वो बुक बहुत ज़्यादा सेल हुई थी उसकी, और वो राइटर जो थी पूरी दुनिया के अंदर काफ़ी ज़्यादा फेमस हुई। ठीक है, तो उसने कहा था कि अगर आप इस बात के ऊपर यकीन रख रहे हो कि आप रातों रात सक्सेसफुल हो जाओगे या शॉर्ट टाइम के अंदर सक्सेसफुल हो जाओगे, तो आप एक किस्म का अपने ड्रीम का कत्ल कर रहे हो, क्योंकि ये मुमकिन नहीं है। ठीक है, ये बात समझ आ गई है? दूसरा उसने कहा था कि हम लोग आमतौर पे अपनी गलतियों के जो हमारी जो नाकामियां होती हैं ना, इसके लिए हम लोग दूसरे लोगों को ब्लेम करते हैं।
ठीक है। फॉर एग्जांपल आप में से काफ़ी सारे लोग होंगे वो उन्होंने एफएससी की होगी लेकिन वो एफए करना चाहते होंगे, या वो डॉक्टर बनना चाहते होंगे लेकिन नहीं, या वो इंजीनियर बनना चाहते होंगे लेकिन उनके पेरेंट्स ने कहा कि नहीं तुम इंजीनियर नहीं, तुम डॉक्टर वाली फील्ड में जाओ। इसी तरह आप में से कुछ लोग होंगे वो आर्ट्स की तरफ जाना चाहते होंगे, कुछ होगा वो शेफ़ बनना चाहते होंगे, कुछ कोई म्यूजिशियन बनना चाहता होगा लेकिन उनके पेरेंट्स ने उनको कहा कि नहीं तुमने ये नहीं करना, तुमने दूसरी जो फील्ड है उसके अंदर जाना है। ठीक है, और ये बहुत आम सी बात है, स्पेशली अगर हम लोग पाकिस्तान की बात करें। आमतौर पर पेरेंट्स एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि उनका बच्चा या तो डॉक्टर बनेगा या इंजीनियर बनेगा या चार्टर्ड अकाउंटेंट बनेगा। पेरेंट्स कभी भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते कि हमारा बच्चा जो है वो दूसरी फील्ड्स के अंदर भी जाना चाहता है, यानी कि वो आर्टिस्ट बनना चाहता है, पेंटर बनना चाहता है, शेफ बनना चाहता है। ठीक है, तो वो उसने यहाँ पे कहा कि अगर आप इस चीज़ को लेके बैठ जाओगे ना कि आपने फला जगह पे कोर्स के अंदर जाना था लेकिन आपको अपने पेरेंट्स के प्रेशर की वजह से नहीं जा सके, तो आप अगेन से क्या कर रहे हो, सिर्फ बहाने कर रहे हो। ठीक है, ठीक है, अगर आपके पेरेंट्स ने आपको ज़बरदस्ती डॉक्टर बना दिया और आप क्या कहते हैं एक शेफ़ बनना चाहते थे, तो आप अभी भी शेफ़ बन सकते हो। ठीक है, उसमें तो कोई इशू नहीं है, या इसमें कोई इशू है। या ये भी कह सकते हैं कि आपने फॉर एग्जांपल अपनी मैट्रिक के अंदर बायोलॉजी रखी हुई थी, आप कंप्यूटर रखना चाहते थे लेकिन आपके पेरेंट्स ने कहा नहीं तुम बायोलॉजी पढ़ो, तो ठीक है उस वक्त तो आपने कर लिया, आपने कंप्यूटर सीखना था, आप अब कंप्यूटर सीख लो। ठीक है, तो अगर आप दूसरों से अपनी सक्सेस के बारे में पूछोगे तो डेफिनेटली आप क्या कर रहे हो, आप एक बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। आप अपनी सक्सेस के बारे में खुद से ही आपने क्या सक्सेस करना है, क्या अचीव करना है, ये आपको खुद से पता होना चाहिए। कोई अगर आपको कुछ कह भी रहा है तो आपने उसको जाती नहीं लेना है। ठीक है, बात समझ आ गई है। यानी कि इसका जो शॉर्ट मतलब है ना, यहाँ के इसको कह सकते हैं कि आप अपनी क्या कहते हैं अनसक्सेसफुल लाइफ को अगर दूसरों के ऊपर ब्लेम करोगे ना कि फलां की वजह से मेरी ज़िंदगी ख़राब हुई, तो आप ये गलत कह रहे हो। कभी भी दूसरे बंदों की वजह से आपकी ज़िंदगी ख़राब नहीं होती है, आपकी अपनी ही गलतियों की वजह से ही होती है। ठीक है, बात समझ आ गई है। उसके बाद ये सेटल डाउन, उसके बाद ये है कि उसने कहा कि अगर आपको कोई सक्सेस मिल गई है, फॉर एग्जांपल आप में से काफ़ी सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्हें फाइवर के ऊपर अच्छे अच्छे ऑर्डर्स आ रहे हैं। ठीक है, और वो क्या कर रहे हैं, वो वहीं पर ही रुक गए हैं, वो फ्रीलांसर के ऊपर नहीं जा रहे हैं, वो पीपल पर ऑर्डर के ऊपर नहीं जा रहे हैं, वो फेसबुक के ऊपर नहीं जा रहे हैं। ठीक है, तो उसने ये कहा हुआ है कि अगर आपको एक जगह सक्सेस मिल गई है तो आपने वहीं पर ही नहीं रुक जाना है, बल्कि आपने क्या करना है, मजीद सक्सेस के लिए स्ट्रगल करनी है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आपकी फाइवर के ऊपर आपकी प्रोफाइल अच्छी हो गई, आपको वहाँ पे ऑर्डर मिलने लग गए, तो इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि आपने अपनी पूरी ज़िंदगी फाइवर के ऊपर ही गुजार देनी है, बल्कि आपने क्या करना है, आपने आगे मूव करना है। फाइवर से अपना सॉफ्टवेयर हासिल करना है, सॉफ्टवेयर ओपन करना है, लोगों को जॉब देनी है, अपने बिजनेस को ज़्यादा से ज़्यादा आगे लेके जाना है। अगर मजीद छोटी एग्जांपल दूँ तो ये भी हो सकता है कि ज़रूरी नहीं है कि आपको सिर्फ फाइवर के ऊपर ऑर्डर आ रहे हैं तो आप फाइवर के ऊपर ही रह गए हैं, बल्कि आपने क्या करना है, दूसरी वेबसाइट्स के ऊपर भी जाना है, अपने आप को ग्रो करना है। ठीक है, आपने फेसबुक के जरिए भी ऑर्डर्स देने हैं, आपने डायरेक्ट क्लाइंट को भी फाइंड करना शुरू करना है। अगर आप वहीं पर ही रुक जाएंगे तो आपकी सक्सेस भी वहीं पर ही आपके साथ रुक जाएगी। ठीक है, बात समझ आ रही है। तीसरी चीज़ ये थी, उसके बाद ये है कि अगेन से उसने कहा है कि हम लोग अपनी गलतियों को दूसरों के नाम दूसरों के जिम्मे लगा देते हैं। ठीक है, हम लोग कहते हैं फलां की वजह से ये हो गया, फलां की वजह से हो गया, जबकि आपकी ज़िंदगी के अंदर जो भी चीज़ें हो रही होती हैं वो 100% आपकी वजह से ही हो रही होती हैं। ठीक है, बात समझ आ गई है। इसकी तो खैर ये तो शायद इस चीज़ पे तो मैं भी बिलीव करता हूँ बहुत ज़्यादा कि आपकी ज़िंदगी के अंदर जो भी चीज़ हो रहा होता है वो आपकी अपनी ही वजह से ही हो रहा होता है। ठीक है, और आखिरी चीज़ उसने ये बताई कि इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप सक्सेसफुल हो या फेलियर हो, आपने ख्वाब देखने ही देखने। अगर आप ख्वाब देखना छोड़ दो, ख्वाब देखना छोड़ने से मुराद ये है कि अगर आप ज़िंदगी के अंदर ये सोचना छोड़ दो कि कल को मैंने ये करना है, ये करना है, ये करना है, तो आप किसी भी तरह से सक्सेसफुल नहीं हो सकते हो। ठीक है, तो हमेशा आपने क्या करना है, आपने फ्यूचर को अपना हमेशा ब्राइट ही देखना है। देखें जी, अच्छा अब मैं यहाँ पे इस बंदे को डांटने वाला हूँ, इसका नाम है इरफान अरशद, और जैसे ही मैं इस बंदे को डांटूंगा ये इस वीडियो के ऊपर जो है ना एंग्री वाला इमोटिकॉन है ना वो बना देगा। ठीक है, ये बंदा कभी भी अपनी गलती एक्सेप्ट नहीं करता है, मुझ पे गुस्सा करना शुरू कर देता है, आई डोंट नो क्यों। अभी देखें यहाँ पे भी क्वेश्चन कर रहा है, सर कौन सी वीडियो कहा था आपने देखने के लिए, अब बताएं मुझे इस बात पे गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा। ठीक है, अब मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे डांटूंगा, ये फटाफट से जो है वहां पे जाके मुझे नेगेटिव वो दे देते हैं ये वाला बंदा जो है इरफान अरशद।
ठीक है, जब आप लेक्चर अटेंड नहीं करेंगे तो मुझे गुस्सा ही आएगा ना आपके ऊपर, आप प्रॉपर्ली लेक्चर अटेंड नहीं करेंगे। ठीक है, जो आखिरी चीज उसने क्या है, आखिरी चीज उसने क्या है कि ड्रीम्स आर देमसेल्व्स। ठीक है, आखिरी उसने क्या है कि जब तक आप ख्वाब नहीं देखेंगे आप लोग, आपके पास कुछ पॉजिटिव ही नहीं होगा फ्यूचर के लिए। इरफान अरशद, कल मैंने लिंक शेयर किया हुआ है, कल वाले लेक्चर के अंदर, वहां पे जाकर देखो। ठीक है, ठीक है, ये काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशनल, काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो थी। ये वो वाली वीडियो नहीं थी वो जो पाकिस्तान के मोटिवेशनल स्पीकर होते हैं और पता नहीं आप लोगों को अनरियलिस्टिक से ख्वाब दिखाते हैं। ये उस तरह की वीडियो नहीं थी, ये बहुत ज़बरदस्त एक रियलिस्टिक सी वीडियो थी जिसको अगर आप देखेंगे तो आपको डेफिनेटली कहीं ना कहीं मोटिवेशन जो है वो ज़रूर मिलेगी। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ यहाँ पे लिखी हुई थी कि हम लोग हमेशा अपनी गलतियों का जो जिम्मेदार है वो दूसरों को दिखाते हैं, दूसरों को देते हैं। तो ये चीज़ मैं काफ़ी डिटेल के अंदर स्टूडेंट के साथ एक्सप्लेन करता हूँ, क्योंकि जो हमारी पहले दिन की असाइनमेंट होती है ना, उसके अंदर मैं स्टूडेंट से कहता हूँ कि आपने एक रफ कागज़ के ऊपर अपनी ज़िंदगी के जो रिग्रेट्स हैं ना, यानी कि अपनी ज़िंदगी के रिग्रेट्स को क्या कहते हैं, रिग्रेट्स की उर्दू क्या होती है, कोई बताएगा? खामियां, खामियां नहीं, रिग्रेट्स की उर्दू क्या होती है? आई डोंट नो क्या होते हैं। खैर, मैं उनसे ये कहता हूँ कि आपने अपनी ज़िंदगी के जो रिग्रेट्स हैं आपने उसको एक पेपर के ऊपर लिखना है और आपने उसके साथ अपना नाम नहीं लिखना है ताकि आप लोगों की प्राइवेसी डिस्टर्ब ना हो। तो उससे फिर मुझे आइडिया हो जाता है कि 99% जो स्टूडेंट्स होते हैं ना वो अपनी ज़िंदगी के अंदर जो उनके साथ पछतावा, हाँ बिल्कुल, जो उनके जो पछतावे होते हैं ना वो आमतौर पर दूसरों के साथ उन्होंने मुंसलिक किए हुए होते हैं। ठीक है, तो आपने आपकी ज़िंदगी के अंदर जो भी पछतावे होते हैं वो कभी भी दूसरों के साथ मुंसलिक नहीं होते हैं। ठीक है, आपने दूसरे बंदे को इतनी इंपॉर्टेंस ही क्यों दी कि उसकी वजह से आपकी ज़िंदगी डिस्टर्ब हो गई है। ठीक है, ऐसा करना ही नहीं चाहिए। तो इसलिए इसने यहाँ बहुत अच्छी बात की कि जब हम अपनी नाकामियों को दूसरों के ऊपर ब्लेम करना शुरू कर देते हैं ना, तो इसका क्या मतलब होता है कि हम अपने ड्रीम्स का कत्ल कर रहे हैं। क्योंकि ये ज़िंदगी आपकी, आपने जो भी करना है आप आराम से कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, अब मैं अगर आप लोगों से पूछूं कि आप लोगों के ड्रीम्स कौन कौन से हैं, ज़रा फटाफट से बताएं, अपने ड्रीम्स यहाँ पे लिखें। अभी पता चल जाएगा कि आप लोग कुछ ड्रीम करते भी हैं नहीं करते हैं, कि आप लोगों के कुछ ख्वाब हैं भी या नहीं है। तो देखते हैं आप लोग यहाँ पे क्या क्या लिख रहे हैं, फटाफट से लिखें कि आप लोग किस किस तरह क्या, आप सब लोग कुछ ना कुछ होता है ना ड्रीम के, मैंने बड़े होकर ये करना है, छोटे होकर ये करना था, ये करना था, फलां 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 काम करना था। फटाफट से बताएं आप लोगों के ड्रीम्स क्या हैं और आप उस ड्रीम्स को फुलफिल करने के लिए क्या कर रहे हैं, जरा इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। इजी लाइफ, इजी लाइफ से क्या मुराद है? आप चाहते हो आप आराम से बेड पे लेटे रहो और आपको खाना पीना मिलता जाए, सामने टीवी लगा हुआ हो, है सुकून वाली, काम चोरी वाली लाइफ तो नहीं। इजी लाइफ से क्या मुराद है? जिंदगी आसान कब होती है? जिंदगी आसान नहीं होती। इंसान जितना सक्सेसफुल होता है उसकी ज़िंदगी उतनी ही मुश्किल होती चली जाती है। टू बिल्ड हॉस्पिटल इन रूरल एरिया, CSS के ऑफिसर बनना है, वर्ल्ड टूरिज्म एंड ट्रैवलिंग, आई वांट टू बिकम अ बिजनेसमैन, PhD, गुड फ्रीलांसर बनना है, जॉब करनी है, ये कौन है? ठीक, ठीक है, विदाउट जॉब सक्सेसफुल, क्योंकि जॉब एक गुलामी है। PhD, PhD वाले कौन लोग हैं? गर्ल्स जो वो PhD है। अच्छा, उसके अलावा और कोई कुछ लिखना चाह रहा है? ऑनलाइन ट्यूटर, to e-commerce company, I want to be a CEO, become a successful woman and in foreign university। शादी करनी है इस बंदे ने, सक्सेसफुल पर्सन बनना है और अपना सॉफ्टवेयर हाउस ओपन करना है, बिजनेस डेवलप करना है, यूट्यूबर बनना है। ठीक है, हर कंट्री का कल्चर को देखना है, ये कौन है? महीन बलोच है।
ई रोजगार के जरिए अर्निंग करनी है। माई ड्रीम वॉज टू बिकम अ डॉक्टर लाइक माई सिस्टर बट गोल्ड बट नंबर वॉज फर्स्ट ऑन वेटिंग लिस्ट, सो आई मूव टू अदर फील्ड। अच्छा, मुझे यहाँ पे सब लोग ये बताएं, ठीक है, आप लोगों को मैं यहाँ पे ड्रीम्स पढ़ रहा हूँ, तो ज़रा मुझे यहाँ पे बताएं आप लोगों ने बचपन में क्या सोचा हुआ था कि आप लोग क्या क्या बनेंगे, ज़रा वो बताएं, और क्या वो फुलफिल हुआ या फुलफिल क्यों नहीं हुआ, ज़रा ये भी बताएं। बचपन में सब लोग सोचते हैं ना कि मैंने बड़ा होकर पायलट बनना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है। सर्विस बैकलिंक, ये क्या चीज है? सर्विस बैकलिंक से क्या मुराद है? अच्छा, ये वाला आंसर मैं आपको मैसेज के अंदर दूंगा, मैंने आपका वो इनबॉक्स पढ़ा है, अभी एक लेक्चर खत्म होता है तो बाद में देता हूँ। हिना जिलानी के नाम से है, जिनको मैंने मैसेज किया। इवन गॉट एडमिशन इन नॉर्वे यूनिवर्सिटी, गॉट डिस्टिंक्शन इन अदर। सही। बचपन वाला जरा बताएं, बचपन में ख्वाब टूट, मैंने आपको अभी हम लोगों ने जो वीडियो देखी है ना, उसमें ये लिखा है कभी वो ख्वाब टूटता नहीं है, वो लेट जरूर हो जाता है लेकिन कभी भी ख्वाब जो है वो खत्म नहीं होता है। ठीक है, अब यहाँ पे काफी सारे लोग कह रहे हैं कि उन्होंने डॉक्टर बनना था, ट्रैवलिंग डॉक्टर, बट नाउ आई एम अ बॉटनिस्ट, प्रोफेसर बनना है। ठीक है, यानी कि आप सब लोगों ने वही बनना था, डॉक्टर वॉक्टर ही बनना था। बचपन में मुझसे कोई पूछता था ना कि भाई तुमने क्या बनना है, मैं तो हमेशा कहता था कि मैंने शेफ बनना है बड़े होके। पुलिस वाला बनना चाहता था और अब भी बनना चाहता हूँ। सही। बचपन में तो मेरे सिर्फ दो तीन ही ख्वाब थे कि मैंने या तो शेफ बनना था या मैंने वो पेंटर बनना था। सही। चाइल्डहुड में इंटीरियर डिजाइनर, डेकोरेटर। ऐसा आपको किसने कहा है कि जो सोचते हैं वैसा कुछ नहीं होता है? सब कुछ हो सकता है। मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल देता हूँ, चला ठीक है। यहाँ पे काफी सारे लोगों ने लिखा है कि वो डॉक्टर बनना चाहते थे, ठीक है, लेकिन वो नहीं बन सके। तो आप लोग अब बन जाए डॉक्टर, क्या ख्याल है? अब नहीं बन सकते हैं? प्राइवेट यानी कि आप लोग अर्निंग करना शुरू करें, फॉर एग्जाम्पल फ्रीलांसिंग से अर्निंग करनी शुरू करें, और फिर किसी प्राइवेट हॉस्पिटल के जरिए जो है वो डॉक्टर बन जाए, प्राइवेट सॉरी यूनिवर्सिटी के जरिए, जो भी तरीका होता है उसका, उसके जरिए बन जाए। क्या ख्याल है? ऐसा मुमकिन नहीं है? जहां तक मुझे मालूम है ऐसा मुमकिन है। आई डोंट नो पाकिस्तान के अंदर मुमकिन है कि नहीं मुमकिन है, लेकिन दुनिया के दूसरे मुल्कों के अंदर ये पॉसिबल है कि अगर फॉर एग्जांपल अगर आपने एफएससी नहीं किया हुआ है तो आप क्या कर सकते हो, उनके प्राइवेट जो कॉलेजेस होते हैं, मेडिकल कॉलेजेस वगैरह, आप उसके उसमें जाकर एडमिशन ले सकते हो। मेरा जो पहला ड्रीम था ना वो ये था कि मैंने एक शेफ बनना था। नहीं, सबसे पहला मेरा ड्रीम था मैंने एक पेंटर बनना था, ठीक है। फिर उसके बाद एक टीवी के ऊपर एक टीवी चैनल लॉन्च हुआ, उसका नाम था हम मसाला, ऐसी कुछ के नाम से था। तो मुझे वो इतना इंटरेस्टिंग लगा कुकिंग वाला काम, फिर मैंने अपने ड्रीम को ख़त्म करके मैंने सोचा नहीं, मैं पेंटर नहीं बनूंगा, मैं शेफ़ बनूंगा। ठीक है, और अभी भी मेरा क्या कहते हैं वही वाला ड्रीम है। शेफ़ तो खैर मैं हूँ ही, यानी कि मैं ऑलमोस्ट हर चीज़ बना लेता हूँ, लेकिन अब मेरा जो नेक्स्ट स्टेप है वो ये है कि मैंने अपना रेस्टोरेंट ओपन करना है। और दूसरा मेरा वही वाला ड्रीम है जो आमतौर पे होता है कि मैंने दुनिया देखनी है, और ये वाला ड्रीम जो है मैंने अपना 2019 में करना शुरू किया था। मैंने सोचा था कि मैं हमारा हर 3 महीने के बाद एक बैच खत्म होता है, तो मैं हर 3 महीने के बाद एक कंट्री को विजिट करूंगा। तो 2019 से अब तक मैं 3 कंट्रीज को विजिट कर चुका हूँ, लेकिन उसके बाद कोरोना वायरस आ गया, तो इसलिए जो मेरा अब यानी कि मैंने जून और जुलाई के अंदर यूरोप का ट्रिप करना था तो वो डेफिनेटली कैंसिल हो गया। उसके लिए मैंने अपना इंटरव्यू वगैरह, मेडिकल वगैरह सब कुछ कर दिया था, लेकिन कोरोना वायरस की वजह से वो सब कुछ वहीं पर ही रुका हुआ है। तो डेफिनेटली जब कोरोना वायरस ख़त्म होगा तो दोबारा से मैं इस चीज़ को कंटिन्यू करूँगा। जो मेरा ड्रीम है कि मैंने वर्ल्ड को, दुनिया को देखना है, अपने साथ साथ अपनी अम्मी को भी साथ साथ दिखाना है। वैसे तो मेरी मदर जो है वो ज़्यादा मुझसे ट्रैवल कर चुकी हैं, लेकिन मेरा बस है कि मैं अपने साथ साथ अपनी अम्मी को और हम दोनों मिलके जो है वो दुनिया की, पूरी दुनिया की सैर करेंगे। Yes, sir, I'm not giving up on my dream. Have done double bachelor with MPhil, but will be degree I will get. बिल्कुल ठीक, ठीक है। आप लोगों को जैसे कि यहाँ पे अनीस चौधरी ने लिखा हुआ है कि उन्होंने अपने ड्रीम को गिव अप नहीं किया, बल्कि वो मुसलसल उसी के ऊपर जिद्दोजहद में है कि उन्होंने अपने ड्रीम को पूरा करना है। ठीक है, तो आप लोग भी इसको पूरा कर सकते हैं।
बिल्कुल भी नहीं। क्या नाम है इसका, हमजा शेख, बिल्कुल भी नहीं। मैं जो वो पाकिस्तान, वो जो होते हैं ना टिपिकल पाकिस्तानी मर्दों वाली लाइफ, मैंने वो नहीं गुजारनी है। मैंने अपनी जो है वो पूरे ड्रीम्स करना है, तो बाद में मैंने इस चीज़ों के बारे में सोचना है। ठीक है, मैं अपने आप को बाउंड नहीं करना चाहता। और वैसे भी मैं तो इस सोसाइटी के वैसे इतना खिलाफ हूँ। अगर आप लोग मेरे क्या कहते हैं फेसबुक के ऊपर फ्रेंड हैं तो आप लोग देखते रहते होंगे, बल्कि मैंने अपने फेसबुक एक्टिविटी को बहुत ज़्यादा लिमिटेड किया हुआ है, क्योंकि मेरे कुछ ऐसे नज़रिए हैं, लोग फिर मुझे जो है वो एथीस्ट का पता नहीं कौन कौन सी चीज़ों का नाम देने लग जाते हैं, तो इसलिए मैंने अपनी एक्टिविटीज़ को भी कम किया हुआ है। क्योंकि यहाँ पाकिस्तान के अंदर एक मसला है कि अगर आप कुछ फ्री में सोचते हैं ना, आउट ऑफ सर्कल सोचते हैं, तो लोग आपके ऊपर उंगली उठाने लग जाते हैं। सही, चलें ठीक है, आप लोगों से फिर मुलाकात हुई कल। हमारा लेक्चर ऑलमोस्ट 1 मिनट के अंदर अंदर ख़त्म होने वाला है, फिर आपसे बात होती है। कब बात होती है? मैं जो हूँ वो 22 ईयर्स ओल्ड हूँ, और उसके अंदर जो मेरे 5 साल ACCA के अंदर लगे हैं, मैं उनको अपनी ज़िंदगी का हिस्सा नहीं मानता हूँ, क्योंकि वो मेरी ज़िंदगी के सबसे मुश्किल साल थे। ठीक है, एनीवेज हम लोग कल बात करते हैं। आप लोगों ने यहाँ पे जाने से पहले अल्लाह हाफिज़ का मैसेज करना है। और नंबर 2 सबसे इम्पोर्टेंट, कि आपकी जो वीकेंड की असाइनमेंट है वो फ्रीलांसिंग की वेबसाइट है, ठीक है। फ्रीलांसिंग कह रहा हूँ, पीपल पर और के ऊपर आप लोगों ने अकाउंट क्रिएट करना है, और जिन लोगों ने अभी तक फ्रीलांसर के ऊपर नहीं किया है वो भी क्रिएट करना है, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट इसलिए, मैंने आपको पहले ही बताया था कि आपकी ग्रेजुएशन के लिए हमारे पास आपका प्रोफाइल का डाटा होना ज़रूरी है, ठीक है। एसी से मुश्किल नहीं था, एसी से मेरी जिंदगी का अजाब था, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह खत्म हो चुका है। मुझे क्या कहते हैं, किसी भी एक्सपर्ट बंदे से ज़रूरत नहीं है। मैं इन चीज़ों को बिल्कुल भी नहीं मानता हूँ। एक्सपर्ट बंदे को, कोई भी एक्सपर्ट नहीं होता। आप अपनी ज़िंदगी के फैसले खुद ही कर सकते हैं, ताकि कल को आपको रिग्रेट ना हो कि मैंने कुछ गलत किया। ठीक है, तो अपनी ज़िंदगी के फैसले खुद से करें। किसी एक्सपर्ट को अपनी ज़िंदगी में ढूंढने की आप लोगों को ज़रूरत नहीं है। चाहे वो आपका मामला पॉलिटिकल हो, इस्लामिक मामला हो, किसी भी चीज़ का मामला, आपके पास कुरान हदीस है, उसको पढ़ें, अपना फैसले खुद करें। किसी तीसरे बंदे के पास जाने की ज़रूरत ही नहीं है। एनीवेज, अल्लाह हाफिज़। ऐसा नामुमकिन सी बात है, एटलीस्ट मैंने अपनी ज़िंदगी में अंदर ऐसा कुछ नहीं देखा। एज अ फ्रीलांसर प्रोजेक्ट, हाँ ऐसा हो सकता है, अगर वो प्रोजेक्ट जो है वो गारंटीड नहीं है, तो डेफिनेटली वो कभी कभी ऐसे भी ख़त्म हो जाता है। कुछ लोग सिर्फ बिल्डिंग लेने के लिए ले रहे होते हैं, अंदाज़ा लगा रहे होते हैं कि इस प्रोजेक्ट को काम करने में कितना टाइम लगेगा, कितने पैसे लगेंगे।